तो अब हम बात करते हैं डिजीजेस की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो देखिए व्हाट इज डिजीज, डेफिनेशन है ना। आप किसी भी ह्यूमन का जो है मेंटल और फिजिकल फंक्शनिंग से रिलेटेड जो भी अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो मेंटल फिजिकल सोशली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता, तो ये जो कंडीशंस होती हैं डिजीज़ कहलाती हैं। डिजीज़ के टाइप क्या हो सकते हैं, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। सो है ना, ऐसे डिजीजेस जो बाय बर्थ किसी के अंदर प्रेजेंट हो और ऐसे डिजीजेस जो बर्थ के बाद एक्वायर किए जाते हैं, इनको दो पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर ये बाय बर्थ यूजुअली जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, और फिर इनको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरियस मीडियम के थ्रू फैल सकते हैं। इन्फेक्शन, इनको इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहा जाता है। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं वो एक से दूसरे में नहीं फैल सकते हैं। सपोज मुझे कोई डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल, तो वो आपको नहीं होगा। तो वो क्यों होता है, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, लाइक डीजनरेटिव डिजीजेस, डेफिशिएंसी, एलर्जीज या इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस हैं, ठीक है। एंड कैंसर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कैंसर। एंड डिजीजेस कॉल्ड बाय वेरियस फिजिकल एजेंट्स। अब देखिए कैसे डीजनरेटिव डिजीज में आपका बॉडी का कोई भी टिश्यू है या कोई भी ऑर्गन है, उसके टिश्यू एंड सेल्स में डीजनरेशन शुरू हो जाता है। सच काइंड ऑफ डिजीजेस कॉल्ड डीजनरेटिव डिजीजेस, लाइक ब्रेन टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे वीक परफॉर्म एज बढ़ने के साथ साथ डीजनरेट करना शुरू करते हैं। सो ये हमारा लिवर है, वो डीजनरेट कर रहा है और उसके टिश्यूज एंड सेल्स डीजनरेट कर रहे हैं एज बढ़ने के साथ साथ। सो अब वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो सर लेट एज में आपकी मेमोरी कम होने लग जाएगी, ठीक है। सिमिलरली लेट एज में आपका लिवर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सो आपको शुगर, लेट एज शुगर हो सकती है। हार्ट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हाई बीपी, लो बीपी या हार्ट अटैक लेट एजेस में शुरू होते हैं। सो सच काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड डीजनरेटिव डिजीजेस। ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। डेफिशिएंसी डिजीज में आप क्या है, लेट एज में या किसी और वजह से भी डीजनरेट हो सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज में किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कोई डिजीज होता हो, सच काइंड ऑफ डिजीज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। लाइक विटामिन ए की कमी से कोई डिजीज हो रहा है तो आई से रिलेटेड जो हो रहा है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। डेफिशिएंसी डिजीज में क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको क्या करना है, उस न्यूट्रेंट का नाम याद रखना है, न्यूट्रेंट का नाम याद रखना है एंड डिजीज का नाम याद रखना है। इसकी पूरी टेबल आपको आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें प्रोवाइड की, न्यूट्रेंट एंड डिजीज। और डिजीज को कैसे मेमोराइज करेंगे, उसका नाम प्लस उससे क्या, किस ऑर्गन को वो अफेक्ट कर रहा है ना, किस ऑर्गन को वो, लाइक ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। हाँ, तो अब ऑस्टियो मीन्स बोन्स है ना, तो मलेशिया मीन्स स्मूथनिंग ऑफ बोन्स। सो आपको वो डिजीज का नाम याद रखना है, न्यूट्रेंट का नाम याद रखना है जिसकी वजह से वो हो रहा है, जिसकी कमी की वजह से, एंड आपको उसका वो जो ऑर्गन है जिसको वो अफेक्ट कर रहा है उसका नाम याद रखना है, लाइक पेलाग्रा। सो पेलाग्रा में आपकी टंग पे अफेक्ट आएगा, ठीक है ना। रिकेट्स बोन्स के लिए है ना, नाइट ब्लाइंडनेस नाम से ही पता चलता है आंखों के लिए, है ना। किरेटोमलेशिया है ना, विटामिन ए की कमी से, एंड किस पे, आइज पे। सो इस तरीके से आपको डिजीज का नाम याद रखना है और उसके ऑर्गन का याद रखना है और किस न्यूट्रिएंट की कमी से वो हो रहा है। पूरी टेबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे से उसको आपको बना के दिया जा चुका है। सो आपको वहाँ से उसको स्टडी करना है। एलर्जीज में कोई ज़्यादा विशेष नहीं बन रहा है, जस्ट आपको ज़्यादा अगर कुछ होता है तो उसको इन्वायरमेंट्स में रिलेट कर सकते हैं। लाइक हमारे यहाँ अब डस्ट पॉल्यूशन बढ़ रहा है इन फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन। सो अब आपका इनके जो इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो
ये अलग अलग इफेक्ट्स डालते हैं। लाइक हाँ, हम पॉल्यूशन को रिलेट कर सकते हैं एलर्जी डिजीजेज में, है ना। अब डायरेक्ट इसमें कोई एलर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मेडिकल में ऐसा कोई करंट अफेयर्स से ही इसको रिलेट करके कोई क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल हम पॉल्यूशन का इशू लेते हैं। सो पॉल्यूशन का अगर हम इशू लेते हैं तो हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन आपके सामने आता है 2.5, 10, है ना, ब्लैक कार्बन की फॉर्म में, ब्राउन कार्बन की फॉर्म में। सो अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि इस जो डस्ट पॉल्यूशन है या पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन है, इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो अब ये पार्टिकुलेट मैटर आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस करता है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म में ये एलर्जी डिजीजेस करता है। तो वहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर कोई ऐसा स्पेशल कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक बनता नहीं है। ठीक है। अब हाँ, एलर्जी में आपका इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करने लग जाता है किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अगेंस्ट। लाइक किसी को डस्ट एलर्जी है, सो जैसे ही डस्ट के टच में आएगा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। हाँ, तो वो इम्यून सिस्टम उस खाने के साथ होगा। जैसे लैक्टोज एलर्जी तो दूध पीने पर होता है, तो यहाँ पर इतना कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता है, पॉल्यूशन के साथ रिलेट ही। यस यस यस, ठीक है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक और डिजीज होता है जो आजकल न्यूज़ में बना रहता है, दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। सुना है कभी ऑटो इम्यून डिजीज? बहुत डेंजरस डिजीज होता है, इसकी अलग अलग इंटेंसिटी होती है, कुछ इंटेंसिटी में पेशेंट को मार देता है। ऑटो इम्यून में आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हो जाता है कि अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट वो इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। अब इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है वो सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। अपने ही खिलाफ वो इम्यूनिटी डेवलप करने लग जाता है और अपने बॉडी के किसी ऑर्गन को डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। वे अपने आप ही कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन से भी हो सकता है, यूजुअली जेनेटिक म्यूटेशन से होता है, और उसमें फिर बॉडी अपने किसी ऑर्गन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है और उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। वेरी डेंजरस डिजीज। उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देन कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कैंसर अब ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अब ये अलग अलग कॉजेज से होता है, ये जेनेटिक भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन में कैंसर के, हमारी बॉडी में भी कैंसर के जीन्स मौजूद हैं, बट अभी वो साइलेंट है। और मैंने आपको बताया था ट्रांसपोसोन, है ना, जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें जीन जो है जंप करता हुआ किसी पर्टिकुलर स्लीपिंग जीन को एक्टिव कर सकता है ना, उसको एक्टिव स्टेज में ला सकता है। तो ये म्यूटेशन कैसे जनरेट होते हैं या एक्टिवेट होते हैं? जैसे सपोज मैं किसी एक रेडिएशन के टच में लगातार रह रहा हूँ या कोई फैक्टर है, सिगरेट पी रहा हूँ बहुत ज़्यादा, सो ऐसे में ये म्यूटेशन एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देन फिर आपको कैंसर हो सकता है। तो कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है बिना किसी कारण भी। बिल्कुल होता है, सिगरेट पीने से, है ना। सिगरेट पीने से हो सकता है, आप किसी पर्टिकुलर रेडिएशन के टच में ज़्यादा रह रहे हैं उस वजह से भी होता है, या फिर आप किसी पॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस के टच में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लाइक पेट्रोल पंप पे वर्कर जो होते हैं उनको लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं बिकॉज वो पेट्रोल वेपर अपने इनहेल कर रहे होते हैं। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। दिल्ली में लंग कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि ओजोन गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वो अपने लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक पोल्यूशन से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट में आप इनको रिलेट कर सकते हैं कैंसर को। तो कैंसर किसी फैक्टर की वजह से भी हो सकता है और जेनेटिक भी हो सकता है। सो ये दोनों तरीके से होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन है जेनेटिक भी एक, है ना। जेनेटिक डे 1 से नहीं होगा, बाद में कभी वो जीन एक्टिवेट होता है। लाइक किसी फैमिली की हिस्ट्री है कि वो एक पर्टिकुलर कैंसर एक एज के बाद उनको हो जाता है। जैसे एक बड़ी हॉलीवुड एक्ट्रेस है एंजेलिना जॉली, है ना, उनकी फैमिली में जितनी भी लेडीज़ थी वो ब्रेस्ट कैंसर से मर जाया करती थी। सो उन्होंने अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर स्टडी करवाया था। तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर एक फैमिली के अंदर एक ऐसा जीन है जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर करता है। अब वो डे 1 से जब किसी लेडी का जन्म होता है उसी दिन से नहीं होता, जब वो एडल्ट हो जाती है और अपनी लाइफ के 40s में पहुंचती है तब फिर वो जीन एक्टिवेट होता है और फिर उसको ब्रेस्ट कैंसर देता है और फिर उसने कुछ उसका ट्रीटमेंट भी करवाया था। सो ये कैंसर को, और कैंसर इंपॉर्टेंट कहाँ होता है आपके लिए? लाइक अभी जो कैंसर से रिलेटेड जो भी रिसर्च सामने आ रहे हैं उन पे आपको कंसंट्रेट करना है। फॉर एग्जांपल अभी 3-4 दिन पहले रिसर्च आया था कि यूजिंग इम्यूनिटी टू फाइट कैंसर, छोटा सा एक आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज पर द हिंदू के। सो उसमें
टी सेल्स को यूज करके कैसे, इम्यूनिटी टी सेल्स को यूज करके कैंसर को ट्रीट किया जा रहा है। तो वहां पर अब कैंसर इंपॉर्टेंट है, कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दैट क्योर, जो ट्रीटमेंट डेवलप किया जा रहा है उसकी वजह से कैंसर। तो अब आपको कैंसर से ज्यादा किस पे कंसंट्रेट करना है, कैंसर तो आपको पता ही है ना, आपको उस ट्रीटमेंट पे कैंसर कंसंट्रेट करना है कि वहां पर कैसे वो ट्रीटमेंट हो रहा है, और उस पर जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे देन कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस किया। सेम आपको देखने को मिलेगा अदर डिजीजेज। अब इसमें एक और पॉइंट है, इन्वायरमेंट में उसको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा कि ऐसे पॉल्यूटिंग एजेंट्स जिनकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज होता है और वो उस है ना, वो आपको एक बेसिक लेवल पर पता होना चाहिए, और उसके अलावा फिर वो करंट अफेयर्स में अगर कोई बूस्ट हो रहा है ना, डिस्कशन में आ रहा है, तो उस पर आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस, अभी हम कोई करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, है ना, कल या परसों की बात है, तो मैडम ने पूछा व्हाट इज सिलिकोसिस, उसका थोड़ा डिटेल्स बताइए। सो मैंने उनको बताया सिलिकोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन इंडिया में सिलिकोसिस, स्पेशली आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान में सिलिकोसिस के मैक्सिमम केसेस हैं। सिमिलरली एस्बेस्टोसिस, सिमिलरली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कॉज्ड बाय पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगे तो आप आसानी से ज़्यादा इसको स्टडी कर पाएंगे, तो वो बात हम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में आपको कैसे स्टडी करना है। आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें आप देखेंगे आपको क्या पिक करना है। डिजीज का नाम, पैथोजन, पैथोजन का नाम, कौन कौन से पैथोजन होते हैं, तो लाइक आप डिजीजेस को कैसे क्लासिफाई करेंगे। अगर अपना नोट्स बनाएंगे तो देख वायरल डिजीजेस, वायरस से होने वाले डिजीजेस कौन से हैं, सो एक लिस्टिंग करेंगे उसमें कौन सा डिजीज है, कौन सा वायरस है, कौन से ऑर्गन को टारगेट कर रहा है। सपोज HIV, एड्स, सो डिजीज का नाम है एड्स, वायरस का नाम है HIV, कौन से ऑर्गन को टारगेट कर रहा है। सो आपका अगला कॉलम क्या होगा, इम्यून सिस्टम, है ना, HIV में इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। एंड देन फिर कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन मौजूद है, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, लाइक कौन कौन से टेस्ट HIV में किए जाते हैं, है ना, एलिसा टेस्ट है तो वो टेस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर कोई उस डिजीज को क्योर करने के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन है, वो मेडिसिन अगर कोई न्यूज़ में ज़्यादा बनी हुई है, हर बीमारी की मेडिसिन आपको याद नहीं करनी है ना, वो पर्टिकुलर मेडिसिन अगर न्यूज़ में बनी हुई है लाइक, है ना, तो वो मेडिसिन का नाम याद रखना है आपको। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो आपको सामने न्यूज़पेपर में आया, सो वो प्रोग्राम है कि भाई आंगनवाड़ी में बच्चों को पेट के जो कीड़े हैं, वॉर्म्स, है ना, उनको मारने के लिए दवाइयाँ दी जानी है। तो आपको क्या याद रखना है, डिजीज का नाम स्टमक वॉर्म्स, किसकी वजह से होती है, तो टीनिया वॉर्म की वजह से, राउंड वॉर्म की वजह से एंड टैप वॉर्म की वजह से, ये 3 वॉर्म्स को याद रखना है। देन फिर किसको टारगेट कर रही है, वो कौन से ऑर्गन को टारगेट कर रही है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी इंटेस्टाइन में मिलती है। देन फिर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, सो बच्चों में एनीमिया प्रोड्यूस हो रहा है। सो जो गरीब वर्ग है जहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, सो आप बताएंगे कि वहाँ एनीमिया की मेजर रीजन क्या है, सो वॉर्म्स, ठीक है। क्या मेडिसिन कोई टेस्ट है उसके लिए, तो एनीमिया उसका टेस्ट है कि अगर बच्चा लगातार एनीमिक बना हुआ है, सो एनीमिया उसका टेस्ट है। कोई मेडिसिन जो न्यूज़ में बनी हुई है, तो अगला कॉलम क्या होगा आपका, द मेडिसिन इज एल्बेंडाजोल, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। हाँ, एनीमिक मीन्स बॉडी में आयरन की कमी, है ना, आयरन की कमी। ऐसा देखा गया है कि बच्चा लगातार अच्छा खाना खा रहा है बावजूद उसके वो एनीमिक है, तो इसका मतलब अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे फैमिली से आता है, फिर भी एनीमिक है, मीन्स उसके पेट में वॉर्म्स हो सकते हैं, राउंड वॉर्म्स एंड टैप वॉर्म्स हो सकते हैं। एंड देन फिर आप कोई गवर्नमेंट पॉलिसी जो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाई जा सकती है। सो आप प्री से बढ़ रहे हैं मेंस की तरफ से। अब पॉलिसी मेजर्स जब आप सजेस्ट करने लगेंगे कम्युनिकेबल डिजीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पॉलिसी मेजर्स में आप फिर सजेस्ट करेंगे कि एक टारगेटेड ड्रग कैंपेन चलाया जाए बच्चों में, जिसमें गवर्नमेंट चला रही है। एल्बेंडाजोल टैबलेट हर 6 महीने में दी जाती है स्कूल के बच्चों को। देन फिर ऐसे बच्चों को स्कूल में मिड डे मील में आयरन रिच फूड दिया जाना चाहिए,
सो उनको मिलेट्स वगैरह दिए जाते हैं। देन फिर थर्ड पॉलिसी मेजर क्या हो गया कि ऐसे बच्चों को ये जो डिजीज़ है इसका फैलने का मेजर रीज़न है लैक ऑफ हाइजीन। तो बच्चों को ट्रेन किया जाना चाहिए हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, खेलते खेलते हाथों को मुंह में नहीं लेना चाहिए, गंदी चीज़ें उठा के नहीं खानी चाहिए। अगर कोई फ्रूट अगर पेड़ से टूट करके ज़मीन पे गिरा हुआ है देन उसको यानी हाइजीन से रिलेटेड चीज़ों के लिए बच्चों को ट्रेन किया जाना चाहिए। फिर वॉर्म का एक मेजर रीज़न है गंदा पानी। सो पानी, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी जो है हमारे लोएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी मिलना चाहिए, राइट टू क्लीन वाटर मिलना चाहिए। सो इस तरीके से आप अपने को स्टडी करेंगे पैथोजन। देन फिर है ना, समझ रहे हैं, कॉलम्स नोट किए आपने माइंड में या पेपर पे नोट किए। सो इस तरीके से आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्टडी करना है। बेसिक डिजीज आपको कंटेंट में दिए जा चुके हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जैसा कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो आपको टारगेट करता है करंट अफेयर्स से, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उनको छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार आपकी आंखों के आगे से गुजरा हुआ होना चाहिए ताकि अगर बाई चांस आपका बैड लक हो और वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप हेल्पलेस नहीं हो। क्योंकि एक ईजी क्वेश्चन जो हर किताब में मौजूद है वो अगर आप छोड़ रहे हैं इसलिए कि आप करंट अफेयर्स पे ही एम्फेसिस कर रहे हैं और बेसिक पढ़ा नहीं है, वो अगर आपने छोड़ दिया या गलत कर दिया सो आप कंपटीशन में बहुत बुरी तरह मार खा गए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो हर कोई सही करके आ रहा है और उसी को आपने छोड़ दिया। गेम तो सारा हार्ड क्वेश्चंस पर होता है ना, इजीएस्ट क्वेश्चन तो हर किसी को सही करने ही पड़ेंगे तभी आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं। फिर देखा जाएगा कि हार्ड क्वेश्चन कौन कर पा रहा है, तो वहाँ तो फिर आपने पूरा ही खेल बिगाड़ लिया अपना। सो ऐसे आपको इसको एनालाइज करना है, ठीक है। ठीक है, अब ये सारी बातें हमने बता दी एक्वायर्ड डिजीजेस क्या होते हैं। अब जेनेटिक डिजीज भी आपको बता दिए गए हैं, एक आपकी बुक के अंदर कॉलम बने हुए हैं, जो आपको बुकलेट दी गई है उसके अंदर कौन कौन सारे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना। अब करंट अफेयर्स में सपोज कोई डिजीज आया लाइक मंकी पॉक्स, तो ऐसे ही आपको एनालाइज करना। और लास्ट में पॉलिसी मेजर और कॉजेज। अब देखिए कॉजेज कैसे होते हैं, किसी भी डिजीज का जो कॉजेज है उसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक तो होता है पैथोजन, एक होता है पैथोजन और एक होता है मीडियम। एक होता है पैथोजन, देखिएगा ध्यान से, पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से वो डिजीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिजीज हो रहा है। हाँ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज हो रहा है वो पैथोजन होता है। उसको हम 4 या 5 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस एंड वर्म। ठीक है, 5 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। और एक मीडियम होता है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, लाइक किस मीडियम से वो हो रहा है। वेक्टर के थ्रू हो सकता है, एक वेक्टर क्या हो सकता है, एक इंसेक्ट होता है या एक लिविंग एनिमल ऑर्गेनिज्म होता है जो उस पैथोजन को अपनी बॉडी में कैरी करता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाता है, लाइक मलेरिया मॉस्किटो की वजह से, है ना, डेंगू मॉस्किटो की वजह से, काला आजार है ना मॉस्किटो की वजह से, स्लीपिंग सिकनेस फ्लाई की वजह से, है ना, हैजा पैचिश फ्लाई की वजह से, रेबीज डॉग की वजह से, मंकी कैट। तो वो डॉग मंकी कैट उस पैथोजन को अपनी बॉडी में कैरी कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या उसको कैरी करके ले जा रहा है। और वो हमारे मॉडर्न एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सपोज एक केस है अभी रिसेंटली द हिंदू में काफ़ी डिस्कशन में रहा था, हर किसी उस पर क्वेश्चन बनने के चांस है, मंकी पॉक्स, है ना, मंकी पॉक्स डिजीज फैला है, तो क्या क्या उसके कैरियर हो सकते हैं। उसमें एक रिसर्च ये भी बता रहा था कि मिल्क भी उसका कैरियर हो सकता है, अगर ठीक से मिल्क को डिसइंफेक्ट नहीं किया गया है, पस्चराइज नहीं किया गया है, तो मिल्क भी उसका कैरियर हो सकता है, कच्चा मिल्क पीने से भी वो हो रहा है। सो ऐसे है उसके कैरियर, उसका मीडियम आपको पता होना चाहिए। वेक्टर हो सकता है एयरबोर्न डिजीज की एक कैटेगरी बना ले, सब कैटेगरीज को पढ़ते टाइम स्मार्टली एक सब कैटेगरी बनाते हुए चले। एयरबोर्न डिजीजेस कौन से हो सकते हैं, वाटरबोर्न डिजीजेस कौन से हो सकते हैं। अगेन वाटरबोर्न में पोलियो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोलियो एडिकेशन इंडिया से हो चुका है लेकिन फिर से इंडिया में पोलियो केसेस मिले हैं, तो वो केसेस क्यों मिले हैं, कैसे आए हैं वो, और क्या उसका सोल्यूशन होगा, इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे ना। और द हिंदू का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिजीज यूजुअली हर दूसरे दिन आता है,
हर दूसरे दिन कोई ना कोई डिजीज आपको पढ़ने को मिलेगा। चांदीपुर वायरस हो गया लाइक। देन फिर एयर हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं, है ना, टच से कौन सा डिजीज फैलता है ना, वो सारा पता होना चाहिए। ब्लड से कौन सा डिजीज होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से कौन सा डिजीज होता है, इनके बीच में भी इंटर रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी। लाइक HIV एड्स, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी फैलता है। और उसमें एक बार सवाल ऐसे पूछ लेगा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कैन बी स्प्रेड ड्यू टू मेकिंग ऑफ टैटू, है ना। सो अब टैटू बनाने वाली सब कैटेगरी कहाँ से लाए हम। सो जो भी डिजीज ब्लड से फैलते हैं वो सिरिंज, इन्फेक्टेड सिरिंज से फैलता है। लाइक मुझे कोई इन्फेक्शन है, मेरे हाथ से वो सिरिंज लगाई, मुझे इंजेक्शन लगाया और उस सिरिंज को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, किसी ने गलती से वो किसी दूसरे को लगा दी, उसे वो डिजीज उसमें ट्रांसफर। तो ब्लड बॉर्न डिजीजेस जितने भी होते हैं वो सिरिंज की वजह से फैलते हैं। और टैटू कैसे बनता है, कभी बनवाया किसी ने टैटू? वो एक छोटी सी निडल होती है जो इंक इंजेक्ट करती है। बस इतना सा दिमाग लगाना था, यानी बात को बैकग्राउंड से पूछा गया है आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसे वो क्वेश्चंस को या पॉइंट्स को ट्विस्ट करते हैं और इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा आपको करना आना चाहिए और ऐसे आप करेंगे, एक बार करके उसको लिख करके या समझने की कोशिश करेंगे, कल मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक, ये है। यस यस यस, कम्युनिकेबल। और सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीजेस ही पूछे जाते हैं। कोविड के बारे में आपने देखा कि सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्वायर्ड डिजीजेस क्या है हमने देखा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन बी वगैरह का एग्जांपल है, ये सारा वो आपको बताना होगा। हाँ, समझा नहीं मैं। वाइटल, हाँ, डिजेनरेटिव डिजीज बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन, इसके फेलियर के बाद आदमी की डेथ हो जाती है। ब्रेन है, ब्रेन स्ट्रोक के बाद आदमी बेड, तो दीज आर कॉल्ड वाइटल ऑर्गन, है ना। वाइट, हाँ, लीवर वाइटल मीन्स अगर उनमें जरा सा फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी लाइफ को थ्रेट होगी। आंख में अगर प्रॉब्लम आ गई तो क्या मैं मर जाऊंगा? बट लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो गई, है ना, ब्रेन हो गया, तो दीज आर वाइटल ऑर्गन्स, है ना। इनकी फंक्शनिंग में मामूली सा फ्लक्चुएशन के बाद हमारे आंख की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आई तो हम चश्मा लगा सकते हैं, ठीक है। एक आंख चली भी जाती है किसी की तो वो दूसरी आंख के साथ लाइफ जी लेता है। बट वाइटल ऑर्गन्स में आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ, स्प्लीन वाइटल है, बिल्कुल वाइटल। ब्लड कैंसर हो जाता है अगर इसकी फंक्शनिंग पूरी तरह से हो जाती है। सो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करी, कैसे आपको एनालाइज करना है, ठीक है। और जहां भी आपको पॉलिसी मेजर्स मिले ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हुए चलें, ठीक है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो अब ये सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिए हैं आपको कि, है ना, मोड्स में क्या है कि वेक्टर्स हो सकते हैं, एयर, वाटर, टच। अब टच में अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड ड्यू टू यूज ऑफ बेड शेयरिंग बेड शीट्स, है ना। बेड शीट्स मीन्स अब किसी को कोई स्केबीज है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है, कोई फंगल डिजीज है, वो एक बेड शीट पे सो रहा है एंड देन फिर आपने उसको यूज़ कर लिया, उसका गंदा बेड शीट, सो हो जाएगा। टॉवल यूज़ करने से ये टच के सारे, तो ये सारे इनके स्किन से रिलेटेड डिजीज, जो फंगल डिजीज हो गई, स्कैबीज फंगल डिजीज, इस पर क्वेश्चन आया हुआ। फंगल डिजीज एक फंगस थी, मतलब एक फंगस होती है दैट इज कॉल्ड एस्परजिलेसिस। आपकी स्किन पे रैशेज आएंगे, खुजली ज़्यादा मचेगी, है ना, फोड़े हो जाएंगे, लाइक रिंग वर्म हुआ तो वो गंदा सा एक रिंग बना हुआ रहता है बॉडी के ऊपर, है ना। तो एस्परजिलेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्परजिलेसिस नाम की एक फंगस होती है, वो एक टॉक्सिन रिलीज करती है, एफ्लाटॉक्सिन। तो उसमें डायरेक्ट एफ्लाटॉक्सिन को बेस बना के क्वेश्चन कर लिया गया था कि एफ्लाटॉक्सिन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट करती है, सो इट कॉजेज लिवर कैंसर। तो वो लिवर कैंसर है तो फिर किसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन लिवर कैंसर होता है? सो उसमें आंसर था एस्परजिलेसिस फंगस का। सो इस तरीके से ही चीज़ों को ट्विस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मोड ऑफ, दोनों वायरस के हैं, दोनों अलग अलग तरह के वायरस से होती है ना। स्मॉल पॉक्स डेडली डिजीज नहीं होती, चिकन पॉक्स डेडली डिजीज नहीं, स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है वो डेडली होता है, लेकिन उसका एरेडिकेशन हो चुका है। चिकन पॉक्स का एरेडिकेशन अभी तक नहीं हुआ है और वो हर इंसान को लाइफ में एक बार डेडली नहीं है।
हाँ रेयर केसेस में यूजुअली वो एक बार होता है, देन फिर आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वो कैसे होती है हम देखेंगे, है ना, वो कैसे होती है इम्यूनिटी। तो इनके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आपको ये गोनेरिया ये आपकी लिस्ट में मौजूद है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंड ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ये भी डेडली डिजीज है ना। सिफिलिस भी डेडली है। ये सारे सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से होते हैं। यस एसटीडी। देखिए आप कैसे में, चलिए मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप भी। देखिए एक मीडियम की बात कर रहे हैं ना, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ ए डिजीज, एक वेक्टर। वेक्टर मींस इंसेक्ट, इंसेक्ट, फ्लाई एंड मॉस्किटो। एनिमल बाइट, ठीक है, एनिमल बाइट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज या एसटीआई भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। बॉडी फ्लूइड्स, इसमें ब्लड, लिम्फोटिक फ्लूइड, हाँ। हमारी जो बॉडी के अंदर दो फ्लूइड्स होते हैं, वन इज ब्लड, और ब्लड के साथ जो हमारी लिम्फ नोड्स होती है, जो हमारे जॉइंट्स के पास होती है, यहाँ, ठीक है, यहाँ लिम्फ नोड्स होती है। ये भी एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो हमारी ब्लड के साथ ही चलता है, ठीक है। आपके कभी घाव बना है, कट लगा है, हाँ कभी कभी इन लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन होता है तो गांठें बन जाती है। कट लगा तो आप उसको सूखने देंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे एक तो ब्लड का क्लॉटिंग हुआ है, उसके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड चारों तरफ जमा रहता है, दिस इज कॉल्ड लिम्फोटिक फ्लूइड। वो हो गया, है ना। स्पर्म, सलाइवा भी हो सकता है। स्पर्म एसटीडी में नहीं आएगा, स्पर्म। अब देखो इनके अंदर इंटर रिलेशनशिप हो सकती है। एसटीडी अब मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पर्म, स्पर्म बॉडी फ्लूइड है, वेजाइनल फ्लूइड बॉडी फ्लूइड है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में स्पर्म एंड वेजाइनल फ्लूइड आ जाएगा, तो ये दो कैटेगरी में आ रहा है ना। सो और क्या हो सकता है, वेक्टर हो गया, एनिमल बाइट हो गया, एसटीडी हो गया। एयर, अब एयर में क्या होगा, सलाइवा आपने बोला, सो सलाइवा है ना। अब किसी ने छींका या कॉफ किया, सो उसका जो सलाइवा है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ और वो एयर में फैल गया, और उसको जिसने अपने साथ इनहेल किया उसको हो जाएगा, लाइक टीबी, कोविड, सार्स, मर्स, ये सारे अब क्या हुए, सलाइवा जो ड्रॉपलेट के फॉर्म में है उसकी वजह से होगा। उसमें भी होगा बिल्कुल। कोविड में जैसे सपोज कीजिए मैंने कुछ खाया, मेरी सलाइवा उसमें लग गई, किसी और ने खा लिया, उसको हो जाएगा। या मैंने चम्मच यूज़ की, मेरी सलाइवा लग गई, उस चम्मच को ठीक से साफ नहीं किया, सो वो किसी और ने यूज़ कर ली, कोविड होगा, है ना। सार्स, मर्स, ये सारी कैटेगरी इस तरह से फॉलो होगी। फिर क्या और सब कैटेगरी हो सकती है, वाटर, पेचिस, पोलियो है ना, ये सारे वाटर, कॉलेरा, पेचिस मीन्स सीवियर डायरिया हो जाता है, उसके अंदर आपकी जो एंट अमीब, एक प्रोटोजोआ डिजीज होती है, तो एंट अमीबा जिंजी हिस्टोलिका की वजह से होता है, जिसमें डायरिया सीवियर होता है, जिसकी वजह से मर भी जाता है आदमी, है ना। इसी तरह कॉलेरा, ठीक है, पोलियो। अब एक ही बीमारी मल्टीपल कैटेगरीज में आ सकती है, लाइक टीबी, वो एयरबॉर्न भी हो सकता है, वाटरबॉर्न भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फूड, डर्टी फूड की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, अब सपोज पीचिश या कॉलेरा, वाटरबॉर्न भी हो सकता है, फूड बॉर्न भी हो सकता है ना। कंटामिनेटेड फूड खाने से भी होता है और कंटामिनेटेड वाटर के, तो एक ही डिजीज मल्टीपल सब कैटेगरीज में आ सकती है, ये बात आपको हमेशा इसमें। डायरिया इज ए आईबीएस, सही से बताइए मुझे फुल फॉर्म करके।
देखिए डायरिया एक सिम्टम है, वो मल्टीपल डिजीजेज में होता है ना। सो अब ये एक ही डिजीज मल्टीपल सब कैटेगरीज में आ सकती है, ठीक है। एयर, वाटर, फूड, हाँ सीवियर डायरिया, उसमें डेथ हो जाती है ना, अगर ठीक से ट्रीट नहीं हुआ ना। पहले बहुत सारे लोग पेचिस से मरते थे, है ना, कई ग्रेट पर्सनैलिटीज भी पेचिस से मरी हुई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। पेचिस एंड टीबी से बहुत लोग मरते थे पहले, है ना। सो ये इस तरीके से आपको सब कैटेगराइज करना है और आपको एक लिंक बैठाना है सबके बीच में, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट करे वो आपके सामने आपको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। ठीक है, बाय वेक्टर्स वो सारी बातें हमने कर ली है, वाटर बॉर्न डिजीजेस, है ना। अब उनकी कैटेगरी इससे बेटर है आपको टेबुलर फॉर्म में जो हमने दी है आपको, मतलब जो आपके कंटेंट में दी गई है वो हो जाएगा, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में हमने बात कर ली है ना, एलर्जी। अब ऐसे नहीं, हमें कैसे सब कैटेगरी में बांटना है नॉन कम्युनिकेबल को? नहीं, वो ट्रांसफर नहीं होंगे, केवल कम्युनिकेबल डिजीजेस ही ट्रांसफर होते हैं। एसटीडी, कैंसर एसटीडी कब से हुआ? एक कैंसर पेशेंट के साथ आप बैठे खाए पिए कुछ भी करें, नहीं होगा कैंसर। वो जेनेटिक्स जीन्स से हो रहा है। अब कैंसर, हाँ, लेकिन कैंसर अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है कैसे? जीन्स सेक्सुअली नहीं, वो जेनेटिक्स सेक्सुअली ट्रांसमिशन नहीं होता। लेकिन अगर आपने कैंसर का बोला तो एक केस ऐसा है जिसमें कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है। एक केस ऐसा है, सर्वाइकल कैंसर। कैसे? एक वायरस होता है दैट इज कॉल्ड, अब यहां पर आपको करंट अफेयर, जहां पर क्योंकि हर चीज रूल ब्रेक्स होते हैं, है ना। तो अब जैसे इन्होंने कैंसर का मुझे याद दिला दिया, चलिए देखिए, कैंसर भी एक जगह ट्रांसमिटेड होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एचपीवी। यस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरस होता है। वो वायरस जब किसी की बॉडी को इन्फेक्ट करता है, स्पेशली फीमेल्स की, सो उनको सर्वाइकल कैंसर, है ना, सर्विक्स में कैंसर क्रिएट कर देता है। सो अगर कोई लेडी हेल्दी है, उसको एचपीवी नहीं है, बट उसका जो पार्टनर है, मेल पार्टनर, वो किसी इन्फेक्टेड लेडी के साथ रिलेशनशिप बनाता है अनप्रोटेक्टेड, और फिर वो अपनी मेन पार्टनर्स के साथ भी बनाता है, तो वो एचपीवी वायरस है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो वहां से उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और उसको कैंसर होने के चांसेस है। मेल को यूजुअली चांसेस कम होते हैं, फीमेल्स को ज्यादा होते हैं। चांसेस होते हैं मेल में भी कैंसर होने के, लेकिन जैसे प्रोस्टेट कैंसर होने का चांसेस होता है, टेस्टिकल कैंसर होने का चांसेस होता है, ठीक है। हाँ एचपीवी से। और इसी तरह अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है तो उसको गले का कैंसर या ओरल कैंसर होने का भी चांसेस होता है। आप समझे नहीं मेरी बात को? जीन को ट्रांसफर होने के लिए एक जनरेशन को आपको बायोलॉजिकली बर्थ देनी पड़ रही है, ठीक है। तो अब इसको सेक्सुअल ट्रांसफर नहीं कहेंगे, जेनेटिक ट्रांसफर कहेंगे, क्योंकि ए और बी पर्सन दो मिल रहे हैं एंड देन फिर सी का जन्म हो रहा है ना। तो अब जो ट्रांसफर हो रहा है वो सी में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ट्रांसफर। लेकिन अगर ए और बी रिलेशनशिप बना रहे हैं और इनके बीच में ही कोई डिजीज फैल रहा है, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल। इन दोनों के सेक्सुअल रिलेशनशिप से इसमें डिजीज हो रहा है, दैट इज जेनेटिक ट्रांसफर। हाँ राइट। अगर जेनेटिक कॉज से अगर कैंसर फैल रहा है तो इन दो में नहीं होगा, उनकी ऑफस्प्रिंग में होगा। हाँ, क्योंकि उसके अंदर कैंसर वाला जीन है, और वो भी सी को पैदा होते ही नहीं होगा, बट एक एज में होगा। मगर मान लीजिए इन दोनों को इसको एचआईवी है, ये एक मेल है, ठीक है, ये एक मेल है, इसको एचआईवी है, और इसने फीमेल के साथ रिलेशनशिप बनाई तो इसने इसको भी एचआईवी दे दिया। ये फीमेल प्रेग्नेंट हुई, इसने सी को जन्म दिया, देन फिर ये सी भी कैंसर के साथ ही पैदा होगा। सॉरी, कैंसर नहीं, सॉरी, ये सी भी एचआईवी के साथ ही पैदा होगा। ये डिफरेंस आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी हमारा जो कैटेगराइजेशन ज्यादा बेटर है, जो हमने उसमें किया था, उस ट्री में किया था, ठीक है। मेंटल हेल्थ डिजीजेस भी इंपॉर्टेंट है। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटल हेल्थ पे कोई भी आर्टिकल अगर आपको मिलता है, सो यू विल हैव टू स्टडी दैट आर्टिकल।
और वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, in terms of science question GS paper 3, and mental health is very important even more than science for the question paper GS paper 1, social issues and Indian society. So mental health पे suppose last year question आ गया social issues में कि जो बच्चे जो होते हैं उनको पहले पेरेंट्स प्यार करते थे, गोद में उठाते थे, खिलाते थे, उनको टाइम देते थे, उनसे बातें करते थे, कहानियाँ सुनाते थे, है ना, कडलिंग। एंड अब उनको कडलिंग की बजाय क्या करने लगे, फ़ोन देने लगे हैं। सो अब उस फ़ोन से उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे बदल रही है, ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में उतना अटैचमेंट और बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पा रही जितनी पहले होती थी, है ना। तो मेंटल हेल्थ पे जो भी, और इंडियन गवर्नमेंट अभी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी प्रोग्राम्स भी रन कर रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द एरा ऑफ दिस मोबाइल एंड इंटरनेट आइसोलेशन बेस्ड आइसोलेशन। मोबाइल और इंटरनेट बेस्ड आइसोलेशन में मेंटल हेल्थ, अब ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, लाइक डिप्रेशन, इसमें इंसान का मूड जो है कम्प्लीटली लॉस होता है, एक्टिविटीज़ में किसी तरह का उसमें नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली एंजाइटी होती है, उसमें वो हमेशा घबराया रहता है। सिमिलरली बाइपोलर पर्सनैलिटी होती है, उसमें वो सडनली बहुत हैप्पी होता है, सडनली आप उससे बातें कर रहे हैं, सडनली उसका मूड खराब हो गया, है ना। सो दिस इज बाइपोलर, मूड खराब है, अचानक से वो अच्छा हो जाता है, सो दिस इज बाइपोलर। डिमेंशिया मीन्स मेमोरी लॉस, है ना। डिमेंशिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ, अभी काफ़ी सारे रिसर्च आ चुके हैं जो द हिंदू ने पब्लिश किए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिमेंशिया और मेमोरी लॉस से रिलेटेड ब्रेन रॉटिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, ब्रेन रॉटिंग। सो आप बार बार ये जो शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हैं उसकी वजह से आपको ब्रेन रॉट हो रहा है, आपका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका डिमेंशिया के सिचुएशंस या कंडीशंस ब्रेन में पैदा हो रही है मेमोरी लॉस की। सिमिलरली शिज़ोफ्रेनिया, ये उसमें होता है कि इंसान को ऐसे ऐसे फियर्स जो होते हैं, डर होते हैं उनके, उसके लाइफ में जो रियल होते नहीं बट उसको फील होते रहते हैं, ऐसे फियर, लाइक कोई मुझे फॉलो कर रहा है ना, मेरी वाइफ मेरा मर्डर का प्लान कर रही है ना। तो ऐसे है ना फियर्स उसकी लाइफ में होते हैं, डर में, है ना। हेलुसिनेशन होता है, कुछ उसको दिखता है ना, कोई भूत हो सकता है, कुछ, है ना, इस तरह के। नहीं, मल्टीपल मेंटल होता है। जैसे मैं अभी बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ एंड मैं ऑफिस में मिला तो मैं आपसे बहुत रूखा तरीके से बात कर रहा हूँ, है ना, सडनली क्या हुआ ये, है ना। सो है ना, जिन लोगों की बाइपोलर पर्सनैलिटी, नहीं, अपरिचित नहीं, वो मल्टीपल पर्सनैलिटी, उसमें पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई। यहाँ पर मैं बैठा बैठा मूड खराब हो गया, कोई रीज़न भी नहीं हुआ, ऐसे, है ना। गर्लफ्रेंड्स, एक बॉयफ्रेंड में ऐसे रिलेशनशिप होती है, जैसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है, अब हस्बैंड, उसका बॉयफ्रेंड उसको कुछ दे रहा है गिफ्ट और सडनली उसका मूड खराब हो गया और उस पर, ये, है ना, अपोजिट सेक्स रिलेशनशिप में बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, और ऐसी शादी हो जाती है तो यूजुअली फिर फाइनली डाइवोर्स वगैरह, ये सोशल इश्यूज में बहुत, मतलब क्वेश्चन बनने के उसमें दैट डेली फंक्शनिंग, इंटरफेरेंस विद डेली फंक्शन, आप छोटी छोटी बातें भूल जाएंगे, डिमेंशिया हो रहा है आपको, है ना, मेमोरी लॉस हो रहा है। डिमेंशिया के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया एक बड़ा कॉज है ना। तो अब छोटी छोटी चीज़ें भूल रही है तो आपकी डेली लाइफ पे असर आएगा, ठीक है। तो ये सिजोफ्रेनिया, है ना, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके, मतलब रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, लाइक रात को सो रहे हैं, मैं लॉक लगा के आ गया, एक बार देख के आया, फिर लेटर और लॉक लगा रहा तो भूल गया, फिर जाएंगे लॉक, नहीं, ये बहुत ज़्यादा होता है, एक दो बार तो हम करते हैं, लाइक वो एक मूवी है अनिल कपूर, हाँ हाँ, क्योंकि वो है ना, जैसे, है ना, एक दो बार तो होता है, हम सभी अपनी लाइफ में करते हैं, लाइक वो अनिल कपूर एक मूवी में बोलता है कि ताला लगाते टाइम एक दो बार तो हम सभी खींच कर उसको देखते हैं, बट मेरी बीवी तो ताले के पास ही बैठ जाती है। सो यू सिट इन ताला के पास, कि, है ना, सिट नियर द ताला, दैट ये बंद तो है, बार बार जा रहा है बाजार, इतना कि आपकी पूरी रात खराब हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है। गैस का वो नॉब बंद किया था कि नहीं किया था, है ना, बंद, है ना, वो और ज्यादा बढ़ा देगा आपके डिजीजेस।
सो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है 2022 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, ये एक हेल्पलाइन यूज की लॉन्च की थी टू हेल्प पीपल सफरिंग और स्ट्रगलिंग विथ मेंटल डिसऑर्डर्स, है ना। और ऐसी बहुत सारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटल इलनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस वर्क कर रही है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें बन सकते हैं। रुकिए अभी, अब हम जो है टेक्नोलॉजिकल टॉपिक्स पे बात करते हैं, बट ड्रग रेजिस्टेंस से पहले हम इम्यूनाइजेशन पे बात करेंगे, ठीक है। इसे जाने देंगे, इसे जाने देंगे, इसे भी, वैक्सीनेशन पे, है ना। इस पे थोड़ा और टेक्निकल बातें करेंगे। एक मुझे, चलिए इसी को रहने देते हैं। नो नो, अरे इसको अब ये मानेगा नहीं, नहीं नहीं नो नहीं करेंगे, कीप रखेंगे, ठीक है। इसको फिर से मैं करंट पेज पे ले आता हूँ। सो वैक्सीन्स के बारे में बात करते हैं। हाँ ये कलर ज़्यादा कैची है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है वैक्सीन। वैक्सीन करता क्या है बॉडी में, बताएंगे? एंटी, यस, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं डिफाइन करने के लिए कहूँ तो वैक्सीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। सो अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, या क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, हाउ इम्यूनिटी डेवलप्स इन वैक्सीन्स बाय द वैक्सीन्स, है ना। ये सारी बातें हम करेंगे। हाँ यस, व्हाट इज इम्यूनिटी, तो ये इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विथ पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, या है ना, डिजीज जो पैथोजेंस है उनसे लड़ने की जो कैपेसिटी है बॉडी के अंदर, दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अभी कितने तरह की होती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यहाँ कितने तरह की है उसके बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन हो गया हमारा, ठीक है, डेफिनेशन हो गया। हम यहाँ इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं। इम्यूनिटी, यहाँ हम दो तरह की इम्यूनिटी देखने को मिलती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनबॉर्न इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ है, दिस इज कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक, specific immunity, and this is called specific immunity. Specific क्या हुआ, आ जाएंगे तो दिख जाएंगे, अभी क्लास में कैसे आएंगे, आ जाएंगे तो मुझे तो ये खबर मिलती है शायद आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। अब आप लोगों को कैसे पता चला अचानक से? अच्छा आवाज आ रही है क्या? अच्छा 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 अच्छा, आवाज आ गई सर, क्या सर लाउड बोलते, चलो आ गए तो चलो बढ़िया बात है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, अब क्यों कहते हैं स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक? यस, इसको स्पेसिफिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन या किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट ही डेवलप होती है। वो कैसे होती है अब हम देखेंगे। और नॉन स्पेसिफिक हर तरह के पैथोजन अटैक के अगेंस्ट होती है। देखिए कैसे, अब अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, सो ये कितने तरीके से होती है। ये बैरियर फॉर्म में होती है, ठीक है, बैरियर फॉर्म में होती है, लाइक
फिजिकल बैरियर्स, हाँ आ गए सर, फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स मीन्स मेरा स्किन है तो बहुत सारे पैथोजन गिर रहे होंगे जो डायरेक्ट अगर मेरी मसल्स में या ब्लड या बॉडी फ्लूइड के टच में आते तो मुझे बीमार कर देते, बट एक स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी बॉडी में, सो ये बैरियर है। लेकिन बाहर से एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देना हर तरह के पैथोजन के लिए। सपोज कोविड है, वो यहाँ लगा हुआ है मैंने उसको टच किया लेकिन वो मेरी बॉडी में अभी भी एंटर नहीं हुआ है ना। सो मैं अगर हाथों को साफ कर लूँगा तो मुझे कोविड नहीं होगा, बट यहाँ कट लगा हुआ होता, ये स्किन होती ही नहीं और मैं यहाँ टच करता, सपोज करो टिटनेस के पैथोजेंस होते हैं यहाँ पर, तो वो कट के ऊपर टच कर जाते एंड देन टिटनेस हो सकता था या कोई और डिजीज हो सकता था, एड्स हो सकता था तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर, जो हमारी स्किन की लेयरिंग हमारी बॉडी पर, दिस इज फिजिकल बैरियर। इसके बाद क्या होता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी बॉडी में कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो किसी भी इनकमिंग पैथोजन को हैंडल करने का काम कर सकते हैं। हाँ, इनबॉर्न होते हैं बॉडी में, स्किन तो हमारी जन्म के साथ ही होती है ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर भी हो सकते हैं, जैसे ये तो हुआ स्किन है ना, स्किन जैसे हमारी सलाइवा होती है, हम कुछ भी खाते हैं इंडिया में ना, कुछ भी सब साफ सुथरा नहीं है ना, कुछ भी खाओ आप, कचौड़ियाँ खाते हो सड़क पे जाके है ना, चाट वगैरह खाते हो, पानी पूरी खाते हो, सब में गंदगी, क्योंकि क्या रोज डेली डायरिया हो जाता है? नहीं, कोई ऐसा सिस्टम है ना जो लड़ने का काम करता होगा। सपोज हमारी जो सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। जैसे ही कोई पैथोजन जाता है, अगर वो उस एंजाइम के टच में आता है तो एंजाइम उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सलाइवा में जो लाइसोजाइम है, इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सो लाइसोजाइम एंजाइम है प्रेजेंट इन सलाइवा एंड इन आईज, आंखों में जो ये एक एंजाइम होता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में फिजिकल बॉडी की कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करवाती है स्किन के बाद, और किसी भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकती है। लाइक लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड आईज, आंखों में भी लाइसोजाइम होता है। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती है वो जनरेट करती है, सलेवरी ग्लैंड्स होती है और जो टीयर ग्लैंड्स होती है उनमें प्रोड्यूस होता है। सो ये जैसे हमारी आंखों में कुछ पैथोजेंस जाते होंगे, हम आंखों को साफ करते हैं तो वो लाइसोजाइम एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, हमारे स्टोमक में एसिड्स होते हैं, तो हम जब भी कुछ चीज़ खाते हैं उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैथोजेंस होते हैं, वो उस एसिड से मर जाते हैं। सो एसिड इन स्टोमक, एसिड इन स्टोमक। और क्या हो सकता है, यूरिन से पैथोजेंस निकलते हैं, लेकिन यूजुअली वो हमें बीमारी का इंडिकेशन देते हैं, नहीं ऑलरेडी हमें बीमार कर चुके होते हैं, है ना। यानी लाइसोजाइम से जो बच गए वो बॉडी के अंदर एसिड से मारे जाएंगे, और उससे भी बच गए तो फिर अगली लाइन ऑफ डिफेंस होगी फीवर, है ना। फीवर हो गया, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देगी, भाई एसिड से भी बच गए, सो बॉडी क्या करेगी, अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगी ताकि जो भी पैथोजन से वो मरना शुरू हो जाए। सो फीवर भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का फॉर्म हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एसिड होता है HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वही जो आपका टॉयलेट क्लीनर में होता है वही होता है, ठीक है। ये हो सकते हैं। उसके बाद सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर्स है ना। सेलुलर बैरियर कौन से हो सकते हैं, एक WBC होती है दैट इज कॉल्ड, हाँ वाइट ब्लड सेल्स कई तरह की होती है, उनमें से एक WBC होती है दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज, मैक्रोफेज।
है ना, मोनोसाइट नाम की एक WBC होती है, उससे प्रोड्यूस होती है मैक्रोफेज, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है आपके ब्लड में। जैसे ही पैथोजन एसिड से भी बच के निकल गया, फीवर से भी बच के निकल गया, तो वो कहाँ पहुंचेगा, आपके ब्लड में पहुंचेगा। तो ब्लड में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है मैक्रोफेज। वो क्या करती है, वो अपना शेप, ऐसा बड़ा सा शेप होता है, सपोज ये पैथोजन है, ठीक है, ये अपना शेप चेंज करेगी और कुछ ऐसा बन जाएगी, एंड देन फिर इसको पूरा ऐसा करके निकल जाएगी, एंड देन फिर इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर आपको पता है ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे मैक्रोफेज वर्क करती है। यस, अलग अलग टाइप। सेलुलर बैरियर मीन्स अब बैरियर में सेल्स एज ए सोल्जर काम करेगी अब, है ना, कोई, है ना। तो इसके अलावा एक होती है फिजियोलॉजिकल, लिखा है मैंने फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तो ब्रेन्स, हाँ, फिजियोलॉजिकल में तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जैसे एंजाइम्स, फीवर या एसिड्स, और सेलुलर में सेल्स आएंगी डिफेंड करने के लिए, और वो सेल्स कौन सी होती है, अलग अलग टाइप की WBC होती है। ओके, सो मैक्रोफेज। इसके अलावा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स उसको खाने के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो पैथोजेंस की जो सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। न्यूट्रोफिल्स हो गया। और कौन सा हो सकता है, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल जो होती हैं, ये भी WBC का एक टाइप है, जो पैथोजन को टारगेट करके डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं, बल्कि इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। सेल दूसरे मिल जाएंगे, बट जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको पैथोजन सहित ही डिस्ट्रॉय कर देगी। जिस कैरियर में वो बैठा हुआ ना सेल को, जिसको इन्फेक्ट किया, नेचुरल किलर सेल उन्हीं को टारगेट करती है। डिफरेंस आपको पता चलता जाए। न्यूट्रोफिल्स केमिकल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय करती है, और माइक्रोफेजेस खा जाते हैं उसको, डिस्ट्रॉय करती है, बट नहीं सेल्स को नहीं, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है, बट केमिकल्स के थ्रू। वो सेल को, ये सेल को पूरा ईट अप कर जाती है, ये केमिकल्स के थ्रू करती है, और ये इन्फेक्टेड सेल्स को टारगेट करती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ये पैथोजेंस को करती है टारगेट। यस, ओके। उसके बाद सेलुलर बैरियर के बाद एक और बैरियर होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, है ना, साइटोकाइन बैरियर। ये क्या करता है, लाइक एक सेल है, ये इन्फेक्ट हो गई है, इन्फेक्टेड है, सो इन्फेक्टेड हो गई है, तो क्या करेगा, अब ये कुछ खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि इसको तो वायरस या बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है, बट ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी उस इन्फेक्शन से बचने की। लाइक मैं इन्फेक्ट हो गया हूं, लेकिन अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देने शुरू कर दूंगा कि इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। सो ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिसमें इंफॉर्मेशन से लड़ने की इंफॉर्मेशन होती है, और वो केमिकल्स हेल्दी सेल्स को अलर्ट कर देते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है। और दीज केमिकल्स आर कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स रिलीज करता है जो इन्फेक्शन से लड़ने की इंफॉर्मेशन हेल्दी सेल्स को प्रोवाइड करवाती है, और फिर वो उससे लड़ने के लिए एडवांस में एंटीबॉडीज रिलीज करना। ये तो गई, लेकिन जाने से पहले ये बॉडी को अलर्ट करके चली जाती है कि इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं, एंड दीज इंटरफेरॉन केमिकल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन टू हेल्दी सेल्स। नहीं, ये लास्ट टाइप ऑफ इनबॉर्न है, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स समझ में नहीं आया? हम सब सेल्स हैं, एक इन्फेक्शन आया, उसने मुझे इन्फेक्ट कर दिया है,
अब मैं तो इन्फेक्शन से बच नहीं पाया, बट मैं फौरन रिलीज करना शुरू कर दूंगा इंटरफेरॉन्स केमिकल्स, और उन इंटरफेरॉन केमिकल्स में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी या वो जो केमिकल्स ही है वो आपको कैपेबल बनाएंगे उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। यस, तो अब आपके पास सबके पास इंटरफेरॉन आ गया, तो अब जब वायरस आपके पास आएगा तो आप उससे फाइट कर पाएंगे। यस 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 यस, और विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एंड देन अब फिर अगला पार्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। शुरू करें, इसको रफ कर दूं, हटा दूं इसे। स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड, अरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी जो आपका बॉडी एक्वायर कर रहा है ना, एक्वायर कर रहा है। इसमें दो तरह के सेल काम करते हैं। देखिए, पहला ये स्पेसिफिक होती है, मींस दे टारगेट ए स्पेसिफिक पैथोजन। स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट करती हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ये बॉडी को प्रोटेक्शन देती हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन से, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। पहली बात, कैंसर एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है जब तक कि वो किसी वायरस की वजह से नहीं हो रहा है। और हम यहाँ पर इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी हमेशा काम करती है इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से। अब मैंने आपको ये 4 मेथड बताए पिछले वाले में, है ना, इनबॉर्न इम्यूनिटी में। तो अगर मैं आपकी बॉडी में विटामिन की कमी कर दूं तो कौन सा वाला आपको बचा लेगा? मींस वो सारे पैथोजेंस के लिए है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए है, ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए है। और जब तक कैंसर आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक काम करेगा फिर भी कैंसर से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसको मैं इम्यूनिटी नहीं कहूँगा, फाइटिंग मैकेनिज्म कहूँगा। देखेंगे अभी कैसे दिखाई देगा आपको। फाइटिंग मैकेनिज्म कहूँगा, इम्यूनिटी नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से आ रहा है, सो अगर कोई ऐसा इम्यून सिस्टम आता है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से लड़ने के लिए आपको इम्यूनिटी देता है, सो फिर हम कह सकते हैं कि भाई इम्यून है। जैसे HPV वैक्सीन लगाया जाता है लेडीज फीमेल्स को, है ना, काफ़ी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि HPV वैक्सीन लगवाओ भाई सभी, ताकि सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सके। ये हो सकता है, तो वैक्सीन लगाने की बात हुई तब फिर आपको हो सकता है, मतलब आप तब फिर इसको इम्यूनिटी के अंदर ला सकते हैं, सभी कैंसर्स को नहीं। सपोज किसी को कोलोन कैंसर हो रहा है, अब वो रेडिएशन की वजह से हो रहा था, अब इसमें क्या ये सेल्स क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कैंसर हो गया तो फिर T सेल कुछ रोल प्ले करेंगे, वो भी देख लेते हैं कौन सा रोल प्ले करते हैं। सो लॉन्ग टर्म में होता है, स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही होता है। यानी अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोविड के लिए है, कोविड के लिए है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोविड के लिए ही होगी, किसी और डिजीज के लिए नहीं होगी। ये इसके बेनिफिट्स हैं। और लेकिन वो एक बार किसी डिजीज के लिए डेवलप होगी तो लॉन्ग टाइम, यानी कुछ सालों से लेकर के लाइफ टाइम के लिए वो डेवलप हो सकती है। देखिए कौन कौन से इसमें 2 सेल्स काम करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज जनरेटेड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, एंड सेल्स मींस क्या? WBC। कि कुछ में कुछ सालों की लिमिट हो सकती है और कुछ में कुछ लाइफ के, पूरी लाइफ के लिए हो सकती है। जैसे TB, तो BCG का लगा तो कुछ सालों के लिए TB से प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं मिल सकता है। सिमिलरली टिटनस का वैक्सीनेशन हो गया किसी को तो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ मंथ्स के लिए हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। किसमें? टिटनस में सिम्टम फीवर से शुरू होता है और फिर उसके बाद सारी मसल्स लॉक हो जाती है, सारे जॉइंट्स लॉक हो जाते हैं और आदमी एकदम हाँ, फिर वो डेथ की तरफ लेके जाता है, राइट, डेथ की तरफ।
तो ये दो तरह की सेल यहाँ पे बात कर रहे थे हम, ये दो तरह की सेल्स की वजह से, दो तरह की WBC की वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड T cells एंड B cells। ये WBC के टाइप में है, T cells एंड B cells। ये दोनों हमारे बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है और दोनों ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने वाली WBC है। इसके अलावा सेलुलर बैरियर के फॉर्म में जो WBC आती है उनकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सी WBC आती है? T cells एंड B cells बोन मेरो में बनती है। जो बोन मेरो में मैच्योर हो जाती है दोज आर कॉल्ड B cells। एंड जो बोन मेरो से निकल के बन तो गई लेकिन मैच्योरेशन का प्रोसेस उनका थाइमस ग्लैंड में होता है, दोज आर कॉल्ड T cells। तो सबसे पहला इनका मेजर डिफरेंस क्या है? जो WBC बोन मेरो में मैच्योरेशन करती है वो B cells कैटेगरी में आती है, और जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योरेशन करते हैं, या हार्ट के पास होती है थाइमस ग्लैंड, वहां मैच्योरेशन करती है, दोज आर कॉल्ड T cells। ठीक है, अब देखिए इन दोनों सेल्स में जंप करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज एंटीजन एंड एंटी। ये क्या करती है? बोन मेरो में बनती, दोनों बोन मेरो में है, इसका मैच्योरेशन बोन मेरो में होता है और ये फिर थाइमस में ट्रांसफर होकर वहां पे मैच्योरेशन करती है, इसलिए इनका नेमिंग T cell एंड B है। ठीक है, अब इसमें और जंप करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। आप बताइए, कोई एंटीबॉडी एंटीजन की जानकारी है किसी को? देखिए, कोई ह्यूमन बॉडी है, उसमें एक पैथोजन एंटर हो गया है। ठीक है, बॉडी में एंटर होने के बाद वो कुछ केमिकल्स या कुछ प्रोटीन्स बनाना शुरू करेगा, और वो प्रोटीन बॉडी के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे, एंड दोज प्रोटीन्स और केमिकल्स आर कॉल्ड एंटीजन। यानी एंटीजन कहां से आ रहे हैं? पैथोजन से आ रहे हैं। एक बैक्टीरिया से हो सकते हैं, एक वायरस से हो सकते हैं, एक फंगस से, प्रोटोजोआ से, इनसे हो सकते हैं। और फिर इनसे फाइट करने के लिए आपका बॉडी भी पैथोजन दे रहा है, एंटीजन, और इनसे फाइट करने के लिए आपका बॉडी कुछ केमिकल्स बनाएगा जो इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। हर एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन बना रहा है? हमारा बॉडी। एंटीजन कौन बना रहा है? पैथोजन। याद कर सकते हैं, नाम से पता चल रहा है, पैथोजन, एंटीजन, एंटीबॉडी, हमारा बॉडी, है ना? ठीक है, सो अब हम आते हैं यहाँ पे T सेल एंड B सेल पे। सो ये एंटीजेंस जो होते हैं हमारी बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट्स करते हैं। बॉडी के जो डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो किसकी वजह से आ रहे होते हैं? इंडीड एंटीजेंस की वजह से आ रहे होते हैं। सो अब हम बात करते हैं, एंटीजन आ गया, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आ गया है, सो उसने एंटीजन प्रोड्यूस कर दिया है। सो तो एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करेगा? B सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजेंस, और हर एक पर्टिकुलर एंटीजन, सपोज A1 एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट, सपोज स्मॉल a एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट स्मॉल b एंटीबॉडी बना देगा, है ना? स्मॉल b एंटीजन है, सॉरी कैपिटल A एंटीजन बना देगा यहाँ कैपिटल। इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी। हाँ, सपोज एड्स का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट कोई एक एंटीबॉडी बनेगा। कोविड का एंटीजन है उसके अगेंस्ट कोई एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनेगा, वो सिर्फ कोविड के अगेंस्ट ही काम करेगा, किसी और के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। हर डिजीज का जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट बॉडी एक स्पेसिफिक स्पेशल एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगेंस्ट एंटीजन, एंड इट टारगेट्स वायरस and bacteria.
टारगेट्स वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, यस, ठीक है, वायरसेस एंड बैक्टीरियाज को टारगेट करती है। नाउ कम टू टी सेल्स। टी सेल का फंक्शन की अगर मैं बात करूं, इट हेल्प्स द बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये हेल्प करती है बी सेल को फंक्शन करने में, और उनका फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो बी सेल्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प कर रहा है? टी सेल्स। एक काम, टी सेल डायरेक्टली भी अटैक करती है, डायरेक्ट अटैक्स। अटैक्स द पैथोजन, डायरेक्ट अटैक्स द पैथोजन। दूसरा काम किया उसने, एक तो पैथोजन को डायरेक्ट अटैक कर रही है, दूसरा वो बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। टी सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस और क्या हो सकते हैं? इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फंगस एंड वॉर्म इन्फेक्शंस। फंगस और वॉर्म्स का जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट कौन सी सेल्स काम करने आएगी? अगर टी सेल्स, ठीक है भाई। देन टी सेल्स जो होती है कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, टी सेल्स इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट कैंसर सेल्स। इसीलिए जो CAR टी सेल को ही क्यों जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो? बिकॉज टी सेल में ऑलरेडी नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं कैंसर सेल से लड़ने की, तो हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के थ्रू उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि वो कैंसर से लड़ सके। तो टी सेल कैंसर के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और इम्पॉर्टेंट, अगर सपोज करो कोई बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो कई बार वो एक्सेप्ट नहीं होता है बॉडी में, है ना, बॉडी उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देती, तो किस सेल की वजह से होता है? टी सेल। ये जस्ट एक्स्ट्रा जानकारी आपको। सब टाइप के कैंसर्स की सेल के ऊपर अटैक करती है टी सेल्स, लेकिन जब टी सेल्स हार जाती तो वो कैंसर आपको दिखाई दे। मतलब टी सेल कई बार कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जस्ट एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इम्यूनिटी लाइक अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट अगर कोई इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो कौन सी सेल की वजह से आ रहा है? टी सेल की। थाइमस, थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड्स में होती है, ठीक है। तो ये तो फाइटिंग मैकेनिज्म हो जैसे वो सब कर रहे थे वैसे ही है, बट इम्यूनिटी कैसे डेवलप हुई? सो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, उसमें सपोज अब इम्यून रेस्पॉन्स की बात करता हूं तो आपको समझ में आने लगेगा कि इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है। इम्यून रेस्पॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको टी सेल और बी सेल इम्यून लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कैसे बना के देती है वो आपको पता चलेगा। इसको हटा दूं तो एक पॉइंट हम नोट करेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स कैसे होता है। इम्यून रेस्पॉन्स कैसे आता है? सो दो तरीके से इम्यून रेस्पॉन्स आता है। वन इज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब यहां पर आपको टी सेल और बी सेल, अच्छा इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सी सेल्स काम कर रही है? तो टी एंड बी सेल्स यही काम करेंगे, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई नया पैथोजेंस जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल नया है ना, वो जब हमारी बॉडी को अटैक करेगा, सो दिस इसके अगेंस्ट जो टी सेल और बी सेल्स जो रेस्पॉन्स करती है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब एक बार मैंने उसको देख लिया, सेकेंड टाइम सेम बीमारी मेरे बॉडी के सामने फिर से आई, तो अब बॉडी की जो टी सेल्स एंड बी सेल्स रेस्पॉन्स करेंगे उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। अब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जब होता है, सो आपका जो टी एंड बी सेल्स जो होती हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में, सेल्स जो होती हैं वो दो तरह की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं।
दो दो काम करती हैं, है ना। एक तो एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, और एक सेल प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडी तो बन गया, लड़ने के लिए काम आ गया, ठीक है। एक सेल प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी सेल। यस, इन मेमोरी सेल्स में इस एंटीजन को बनाने का, इस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एंटीजन बनाने का फॉर्मूला स्टोर कर लिया जाता है, और ये मेमोरी सेल हमारी बॉडी में हमेशा स्टोर हो जाती है, हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। अब जब सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, सेम पैथोजन आया, सेम पैथोजन आया, जब ये सेम पैथोजन आएगा तो अब नए, अब ये स्लो होता है, स्लो होता है, बिकॉज पहली बार किसी डिजीज को देखेंगे कि पहली बार कोई एनिमी हमारे सामने आ रहा है, सो आपको एंटीजन भी बनाना है और सारा का तो नई उसको समझने में, उसका सारा रेस्पॉन्स करने के लिए जो सारा समझना होता है उसमें टाइम लगता है। बट अब आपने सारी इंफॉर्मेशन सेव कर रखी है कि कैसे इसको रेस्पॉन्ड करना है, तो सीधे ये आपकी मेमोरी सेव सेल्स एक्टिवेट होगी। पैथोजन आया, सेम पैथोजन, सो मेमोरी सेल्स विल एक्टिवेट होगी, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होगी और फास्ट रेस्पॉन्स आ जाएगा, फास्ट रेस्पॉन्स आ गया, फास्ट रेस्पॉन्स होगा। सो ये जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है, इंडीड यही आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। मींस प्राइमरी में, प्राइमरी के थ्रू आपको बहुत सारी मेमोरी सेल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस की जाएगी वैक्सीन के थ्रू। अब वो कैसे होता है वैक्सीन देखेंगे। सपोज पोलियो है तो पोलियो के वीक वायरस उस ड्रॉप में डाल दिए, बॉडी के अंदर चले गए। वीक वायरस जो एंटीजन बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वायरस भी वही एंटीजन बना रहे होंगे। सो वीक वायरस बीमार तो नहीं करेंगे बट वो एंटीजन दिखा देंगे बॉडी को एक बार, और उस एंटीजन के अगेंस्ट जब बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा तो उसके अगेंस्ट एक मेमोरी सेल भी बना लेगा। तो अब जब रियल वायरस आएगा, वाइल्ड वायरस आएगा, पोलियो वायरस आएगा आपके सामने, तो अपने आप ही ये मेमोरी सेल एक्टिवेट होके बीमार हुए बिना ही उसको फाइट करने में हेल्प कर देगी। वैक्सीन में प्राइमरी इम्यूनिटी मिमिक की जाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स मिमिक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स, वीक वायरस, डेड वायरस, टॉक्सिन्स ऑफ दोज वायरस, या डायरेक्टली इंजेक्टिंग एंटीजन ऑफ वायरस। वो देखेंगे कौन कौन से तरीके से। जैसे वो एंटीजन आया तो फिर आपने फिर मेमोरी सेल्स बना ली, तो अब सेकेंडरी रेस्पॉन्स की तैयारी आपने बिना बीमार हुए ही कर ली। अब वो कैसे होती है हम आगे देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? व्हाट आर द, यस, टी एंड बी, यस यस। सो दिस इज हाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आ गया। तो अब हम, आपको समझ में आ गया वैक्सीन कैसे काम कर रहा है? कोई क्वेश्चन? हाँ, वो टीओबी सेल्स है, लेकिन वो मेमोरी सेल्स है, मीन्स जो प्रीवियस पास्ट में बनाए हुए किसी एंटीजन का फॉर्मूला ही कंटेन करती है। ठीक है, ये टी और बी सेल से ही निकल के बनती है। ठीक है, सो अब हम बात कर लें इम्यूनिटी की, वैक्सीनेशन की बात कर लें। सो विद हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन वी प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन इम्यूनिटी है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेगी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन्स के थ्रू लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए डेवलप की जाती है। एंड पैसिव इम्यूनिटी फॉर टू फाइट, बीमारी हो जाने के बाद डेवलप की जाती है, टू फाइट
फाइट, हाँ जैसे मैंने वैक्सीन लगाया पोलियो का या टिटनस का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने टिटनस का वैक्सीन लगाया, अब टिटनस का रियल बैक्टीरिया मेरे सामने आएगा तो मेरी बॉडी उससे फाइट कर लेगी। सो दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी। इस जितने भी वैक्सीनेशन हो रहे हैं ये सभी एग्जांपल हैं एक्टिव इम्यूनिटी के। तो फिर पैसिव इम्यूनिटी क्या है, ये कब होगी, सपोज मुझे टिटनस हो गया, अब टिटनस इज एक बार हो गया तो हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट पहले नहीं हो सकता, मरना ही पड़ेगा। अब अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो अब टिटनस में मरना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ केसेस में अब बचा लिया जाता है। कैसे, टिटनस का बैक्टीरिया बॉडी को पूरी तरह इन्फेक्ट कर चुका है और आपने वैक्सीन भी नहीं खाया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर में है ना लापरवाही करें, खा लिया करें, एक 10 रुपये का खर्चा है, वरना फिर हॉस्पिटलाइज होने का लाखों रुपए का खर्चा आएगा। हाँ नहीं नहीं, वो छोटा सा वैक्सीन आता है ना, वो खा लो, हाँ जैसे चोट लगे तो खा लेना चाहिए, अगर क्योंकि 10 रुपये में काम हो गया, 10-20 रुपये में। अगर हो गया टिटनस तो फिर लाखों में जाओगे और कई दिनों तक सफ़र करोगे, वो अलग। अब हो गया किसी को टिटनस हो गया तो अब आपकी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ही नहीं पा रही है, तभी तो आप ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कोई एक्सटर्नल सोर्स से अगर मैं इंजेक्शन में एंटीबॉडी बना के लाऊं और आपको दे दूं तो बॉडी फाइट कर जाएगी, कर जाएगी ना। दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। और ये सिर्फ उस डिजीज उस पर्टिकुलर डिजीज को क्योर करने के लिए ही काम आती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करवाती। बस एंटीबॉडी को डिजीज हो जाने के बाद एक्सटर्नल सोर्सेस से एंटीबॉडीज ला करके बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि उस टाइम आप ठीक हो जाएं। कोई इम्यूनिटी फ्यूचर के लिए डेवलप नहीं होती, बस उस टाइम बॉडी को एक्सटर्नल सोर्सेस से एंटीबॉडी प्रोवाइड कर। ये जितने भी वैक्सीन आप देख रहे हैं ना दुनिया में, बचपन से लेके बड़े हो, वो वैक्सीनेशन में आएगी। बीमारी से पहले जो लग गई दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर बीमारी हो गई है और अब एक्सटर्नल सोर्स से अगर आपको एंटीबॉडी दिए जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें एंटीबॉडी नहीं आती, इसमें आती। इसमें एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस करता है, उसको प्रमोट करता है कि प्रोड्यूस करो, और इसमें आप एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे घोड़े के बॉडी में टिटनस के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं घोड़े के ब्लड में, तो उसमें से उस ब्लड को निकालते हैं, देन फिर उसको लेबोरेटरी में रिफाइन करते हैं, एंड देन फिर उसमें से टिटनस के एंटीबॉडीज निकाल के जब कोई आदमी को टिटनस हो जाता है और वो मर रहा होता है तब उसको दिए जाते हैं, सही हो जाता है। उसके बाद वो जिंदगी भर लेता रहे एक्टिव, उसके बाद तो उसको ऐसा सबक हो जाएगा कि जरा सी पिन भी चुभेगी ना तो वो टिटनस के इंजेक्शन लेने के लिए जाएगा। क्योर है, लेकिन हाँ चांसेस है, क्योर के चांसेस हैं, 100% नहीं है, बट एक लिमिट तक अगर वो हो रही है बीमारी और वहीं पे अगर उसको एंटीबॉडी प्रोवाइड करो सही टाइम पे डायग्नोज करके एंटीबॉडी घोड़े का जो ब्लड से निकाल करके लेबोरेटरी से, कॉस्टली होता है और डेंजर फिर भी कम नहीं होता है। एक स्टेज पर जाकर के आप क्योर कर लो तो ठीक है, अदरवाइज मरना ही है। नहीं ऐसा तो नहीं, जैसे एक्टिव तो जब बीमारी होने से पहले ही दे रहे हैं, हाँ या तो एक्टिव हो गया या पैसिव। सिमिलरली एक केस और होता है जिसमें आप पैसिव इम्यूनिटी ले रहे हैं बिना बीमार हुए, यानी एंटीबॉडीज खा रहे हैं आप। कौन सी केस में, मदर्स मिल्क में अगर आप एंटीबॉडीज खा रहे हैं, हमारी माँ के मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं अलग अलग बीमारी के जो बेबी के को मिल्क के थ्रू मिल रहे होते हैं और वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहा होता है उस टाइम। सो एंटीबॉडी की फॉर्म में जो पैसिव इम्यूनिटी है मदर्स मिल्क में मिलती है। एक केस क्या हो सकता है, नेचुरल मदर्स मिल्क, जस्ट एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है उसका। मदर्स मिल्क में एंटीबॉडी मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया तो अब आपको पता चल गया कि वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, बॉडी को एंटीजन दिए जाते हैं किसी डिजीज के, ताकि और बॉडी को प्रमोट किया जाता है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए और मेमोरी सेल्स बना के अपने पास रख ले, ताकि फ्यूचर में जब रियल डिजीज सामने आएगा तो उन मेमोरी सेल से वो लड़ सके। कैसे होता है देखते हैं। कहाँ, वैक्सीन फॉर लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी के लिए, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए ये दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने तरह के वैक्सीन होते हैं। इसको हटा दूं, चलो हटाना क्या है इसको।
देखिए अब यहाँ पर क्या क्या कर चुके हैं, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। देन फिर वैक्सीन कैसे काम करते हैं पूरा मेथड समझ में आ गया, ठीक है। ये सारा डायग्राम के फॉर्म में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये मेमोरी सेल बन रहा है, ठीक है। देन फिर टी के लिए है ना, ये किलर सेल्स वगैरह है, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, देखिए अब वैक्सीन्स आपके बॉडी में एंटीजन बनाने हैं आपको किसी डिजीज के, ताकि आपका बॉडी उस डिजीज के लिए एंटीबॉडी भी बना ले और मेमोरी सेल्स भी बना ले। उसके लिए कैसे कैसे प्रमोट किया जाता है बॉडी को, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट और सबसे पहला जो मेथड था दैट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स एंड लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स। इनएक्टिवेटेड में डेड वायरस या बैक्टीरिया दिए जाते हैं, डेड वायरसेस एंड बैक्टीरिया दिए जाते हैं। लाइव में वीक वायरस पैथोजेंस, डेड पैथोजेंस दिए जाते हैं, और इसमें वीक पैथोजेंस दिए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। पॉलीसेक्राइड में देखिए अगर मैंने किसी बच्चे को पोलियो की इम्यूनिटी मुझे उसमें डेवलप करनी है, अगर उसमें वैक्सीन में मैंने उसको वाइल्ड और स्ट्रॉन्ग पोलियो वायरस दिया तो उसमें इम्यूनिटी क्या डेवलप होगी, उसको पोलियो हो जाएगा और वो अपाइज हो जाएगा, इजंट इट। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रॉन्ग टीबी के बैक्टीरिया अगर दे दूं किसी को तो वो तो टीबी का मरीज बन जाएगा ना, मुझे तो उसको मरीज नहीं बनाना, मुझे तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करनी है। डेड भी अगर दिया तो उसके कुछ एंटीजन्स, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट कुछ एंटीजन बनेंगे उसके अंदर, और उस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, मेमोरी सेल बनाएगा, ठीक है। तो जब वो मेमोरी सेल जब फिर फ्यूचर में लाइव और स्ट्रॉन्ग वायरसेस जब सामने आएंगे या बैक्टीरिया सामने आएंगे तो उनके अगेंस्ट वो क्या करेगा, वो मेमोरी सेल इजीली एंटीबॉडी बना के उनको डिस्ट्रॉय करवा देगा। तो मैं स्ट्रॉन्ग वायरस या बैक्टीरिया इसलिए नहीं देता हूँ ताकि वो बीमार ना पड़ जाए, हमें सिर्फ एंटीजन चाहिए उसका, ताकि हम एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बना सकें। सो डेड एंड वीक पैथोजेंस दिए जाते हैं। पॉलीसेक्राइड में क्या किया जाता है, लाइक कोई बैक्टीरिया है, ये लाइव बैक्टीरिया है, इसके या वायरस है, इसके चारों तरफ एक शुगर की कोटिंग होती है, उसका जो आउटर लेयर होता है वायरस का, वो नॉर्मली या बैक्टीरिया का उसमें शुगर्स पाए जाते हैं, नेचुरल शुगर्स पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। तो पूरा बैक्टीरिया ना देके केवल उसकी आउटर कोटिंग दे दी जाए तो उस कोटिंग के जो एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। सो कोई भी बैक्टीरिया जिसके बाहर शुगर होगी, हाँ वो दे दी जाए तो उसके अगेंस्ट भी आप एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स डेवलप कर लेते हैं। सो पॉलीसेक्राइड क्या आ जाता है। कॉन्जुगेट में शुगर्स और जो है प्रोटीन्स दिए थे, जो उसके आउटर लेयर है उसके शुगर एंड प्रोटीन्स दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ उसमें शुगर देते हैं और शुगर प्रोटीन का मिक्सचर देते हैं। सो सबके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे सबके बाहर होती है, सभी वायरस के बाहर एक कोटिंग होती है जिसके अंदर शुगर्स पाई जाती है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। टॉक्सियोइड में जो टॉक्सिन्स बनाती है, जो पैथोजन टॉक्सिन्स बनाकर दे रहा है, वो टॉक्सिन पूरा पैथोजन की बॉडी देने के बजाय वो टॉक्सिन दे दिया जाता है। उस टॉक्सिन में एंटीजेंस होते हैं और उन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल्स बनाए जा सकते हैं। लाइक कोई एंटीजन, कोई पैथोजन है, वो एंटीजन बन रहा है और उससे बहुत सारे टॉक्सिन्स बन रहे हैं। सो टॉक्सिन्स को और एंटीजेंस का जो मिक्सचर है उसको अगर इंजेक्शन की फॉर्म में, वैक्सीन की फॉर्म में दिया जाए और उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल्स डेवलप करे, सो टॉक्सियोइड कैटेगरी। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन्स, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड से अगर वो प्रोटीन्स जो आपके पैथोजन में पाए जाते हैं वो हमने बना लिए एंड देन फिर उनको हम अगर इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं, वैक्सीन की फॉर्म में दे रहे हैं और इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन्स। एंड देन फिर आता है आपका mRNA वैक्सीन्स, डीएनए प्लाज्मिड
वैक्सीन्स एंड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या है, रुकिएगा, ये क्वेश्चन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर पे है, यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। इनएक्टिवेटेड के बारे में बात कर ली हमने, सो लाइव एटेन्यूएटेड के बारे में बात कर ली है, ठीक है। mRNA वैक्सीन्स की बात, वो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट करवा दिए हैं, ठीक है। mRNA वैक्सीन्स, देन फिर सो अब mRNA वैक्सीन्स, अब आप बताइए mRNA वैक्सीन्स क्या होते हैं। हमने बायोटेक पढ़ी है अच्छे से, सो आप बताएं। चलिए आपने बताया, और बताएं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर mRNAs पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है, एंटीजेंस है ना। एंटीजेंस मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन्स होते हैं। सो सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर एंटीजन बनाने के लिए मैं mRNA है जो बॉडी का मैसेंजर RNA है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूं ताकि वो mRNA जीन में कन्वर्ट हो बॉडी में किसी सिचुएशन में, और जीन में कन्वर्ट होकर उस प्रोटीन को एक्सप्रेस करना शुरू कर दे। सपोज कीजिए कोविड वायरस है, वो X एंटीजन प्रोड्यूस करता है। मैंने उस कोविड वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि X एंटीजन को Y जीन प्रोड्यूस कर रहा है, Y जीन प्रोड्यूस कर रहा है। सो मैं उस जीन को कॉपी करूंगा और हमारी बॉडी का कोई एक mRNA लिया और उस Y जीन को mRNA के साथ अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब वो mRNA ट्रांसक्रिप्शन मेथड के बाद DNA में कन्वर्ट होके या जीन में कन्वर्ट होके उस प्रोटीन को या उस एंटीजन को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। तो मैंने mRNA को जेनेटिकली मॉडिफाई किया एंड देन वैक्सीन की फॉर्म में किसी की बॉडी में दे दिया, तो वो एंटीजन एक्सप्रेस करने लग जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह उसको बीमार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वायरस का बाकी मैकेनिज्म उसके पास है ही नहीं, है ना। सिर्फ वो एंटीजन एक्सप्रेस कर रहा है, बीमार नहीं कर पा रहा है। सो क्या होगा, जैसे वो एंटीजन बनेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, मेमोरी सेल्स बनेंगे, हो गया काम। सो अगर हम एंटीजन को mRNA की हेल्प से, जेनेटिकली मॉडिफाइड mRNA की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं एंटीजन को और बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड mRNA वैक्सीन्स, ठीक है। लाइक कोविड के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, इस टेक्निक का। इसके अंदर पहले से Y जीन होता थोड़े बॉडी के अंदर। हाँ, ये जो Y जीन है जैसे कोविड होता है, पहले से बॉडी के अंदर होता थोड़ी है इसको, वो तो बाहर से निकालेंगे कोविड के, ठीक है। देन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में क्या करते हैं, एक वायरस को, ठीक है, वो वायरल वेक्टर है, लाइक उस वायरल वेक्टर वैक्सीन को, लाइक एक वायरस है, उसको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर है ये, इसको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया टू बी हार्मलेस, पहले तो हार्मलेस होने के लिए मॉडिफाई किया, और कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन एक्सप्रेस करने के लिए इसको मैंने मॉडिफाई किया। यानी अब वो एंटीजन को तो एक्सप्रेस कर रहा है बट अब हार्म नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली वायरस हार्मफुल होता है ना, mRNA भी हार्मफुल नहीं हुआ क्योंकि बाकी वायरस का मैकेनिज्म तो है ही नहीं ना उसके पास। सिमिलरली अगर मैंने एक पूरा वायरस लिया, पहले उसको इंजीनियर किया हार्मलेस होने के लिए, एंड देन फिर उसके अंदर मैंने कोई पर्टिकुलर एंटीजन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई जीन इंसर्ट करवा दिया, एंड देन फिर उस वायरस को ग्रो करके वैक्सीन की फॉर्म में दे रहा हूँ। तो जैसी बॉडी में गया वायरस, वो सिर्फ वो पर्टिकुलर एंटीजन एक्सप्रेस करेगा, उसके अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी एंड मेमोरी सेल डेवलप करेगी, बीमार होगा नहीं कोई, हल्का सा फीवर आएगा और जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। उसमें मेमोरी सेल्स के अंदर वो मेमोरी सेल तो हमेशा ही बने, उसमें mRNA यूज, मैसेंजर के अंदर करते हैं। हाँ उसमें मैसेंजर में किया, इसमें पूरे वायरस को ही ले लिया मैंने और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया टू बी हार्मलेस एंड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर एंटीजन फॉर विच
फॉर हुज डिजीज वी वांट टू प्रोड्यूस वैक्सीन। फिर अब वो वायरस जो है अब इंजेक्शन की फॉर्म में आपको दिया जाएगा। एंड देन फिर डीएनए वैक्सीन, ये सबसे लेटेस्ट टाइप ऑफ वैक्सीन है। प्लाज्मिड मेथड समझा था आपने, बस उस प्लाज्मिड में कोई पर्टिकुलर एंटीजन एक्सप्रेस करने वाला जीन मैंने एंटर करवा दिया बस, और उस प्लाज्मिड को वैक्सीन की फॉर्म में अगर मैंने देना शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन। देखिए एक डीएनए प्लाज्मिड है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसमें मैंने बताया था ना प्लाज्मिड पाया जाता है, दिस इज ए एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। इस प्लाज्मिड को निकाला मैंने और इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर एंटीजन एक्सप्रेस करने वाला जीन डाल दिया जिसकी मुझे वैक्सीन बनानी है। सपोज कोविड की वैक्सीन बनानी है मुझे, सो कोविड का एंटीजन एक्सप्रेस करने वाला जो जीन है वो इस प्लाज्मिड में मैंने एंटर करवा दिया, ठीक है, और फिर इस प्लाज्मिड को डायरेक्ट मैं वैक्सीन की फॉर्म में देता हूँ, दिस इज कॉल्ड डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन, ठीक है। डीएनए बेस्ड वैक्सीनेशन होता है, सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्लूप्रिंट ऑफ वायरल जीन इन स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स, और वो डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज अ प्लाज्मिड, ठीक है, ये है। और ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन है जो फ्यूचर में आपके सामने आएगा। इंडिया में भी ये बनाया गया है, अहमदाबाद की एक लेबोरेटरी में इस तरह का है, ये नाम था उसका, डीएनए वैक्सीन है ये, ठीक है। फार्माजेट क्या है, तो ये एक निडल लेस सिरिंज है, मतलब ऐसा कुछ आगे से होता है, हाँ निडल नहीं होती, जस्ट आपकी स्किन के साथ लगा के उसको प्रेस किया जाता है एंड देन वो डीएनए आपकी बॉडी में एंटर हो जाए, हाँ है ना, डीएनए बॉडी। वो मूवी देखी रेजिडेंट इविल, देखिए है ना, रेजिडेंट इविल में वो है ना टी सेल कैसे, वो सिरिंज बॉडी में जाती नहीं, जस्ट इक्विपमेंट से होता है, वो डस्ट करते हैं, देन उसको प्रेस करते हैं, देन वो एक फ्लावर जैसा शेप बन जाता है बॉडी पे, मीन्स उसको वो वैक्सीन लग चुका है। हाँ, डायबिटीज़ के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, पेनलेस जो है सिरिंज जो इंजेक्शंस के फॉर्म में। फ्यूचर में ये बहुत कॉमन हो जाएगा, अभी ये लेटेस्ट जो नई फॉर्म में है, मार्केट में एकदम नया। मूवी में इसको बहुत कई बार यूज़ करते हुए दिखाया और अच्छे से दिखाया, वो रेजिडेंट इविल मूवी में, जिसको भी टी सेल का टी वायरस का इंजेक्शन देना होता था, वो शट से प्रेस करते थे और फ्लावर बन जाता था, उसके ऐसा शेप बन जाता था। ऐसा कुछ शेप। तो दीज आर टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, है ना, वैक्सीन्स के टाइप, है ना। हाँ गर्दन पे वो लगाते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, हाँ, मैं है ना, देखनी चाहिए, मूवीज़ भी देखनी चाहिए। सो है ना, ये हो गया, तो ये है इम्यूनिटी, क्लिनिकल ट्रायल बाद में देखेंगे। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्रग रेजिस्टेंस। हाँ ये क्वेश्चन देख लो, इजी क्वेश्चन आया था बहुत। और बोलिए बोलिए, दोनों सही है। इंजेक्शन में कहाँ दिया है मैंने, वैक्सीन में कहाँ दिया ई कोलाई बैक्टीरिया, किसी को कहाँ दिया, सिर्फ प्लाज्मिड दिया था मैंने, वन ओनली। टू में वेक्टर्स की फॉर्म में सिर्फ हमें एडिनो वायरस का यूज कर रहा था, दिखाया था ना, वायरल वेक्टर वैक्सीन में वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहा था, अभी तक बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया, पर उसका प्लाज्मिड मैंने निकाला, पूरा बैक्टीरिया यूज नहीं किया। अब उसका डीएनए यूज कर रहा हूँ मैं, प्लाज्मिड डीएनए, बाकी चीज वैसे की वैसे फेंक दी मैंने। यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, सिर्फ एडेनो वायरस का यूज किया था। दिखाता हूँ स्लाइड, ठीक है। अब हम चलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। क्या है ये ड्रग रेजिस्टेंस, सुना है कभी ये वर्ड? बताएं,
है हमारे पास टाइम, करेंगे बात। जैसे बाहर से अगर कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं किसी चीज़ को क्योर करने के लिए, बट ड्रग रेजिस्टेंस के अंदर बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है या फिर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो एडमिनिस्टर ही नहीं करने देता उसको, एडमिनिस्टर नहीं करने। और बताएं, और कोई आंसर करें। इसकी वजह से फिर डोसेज बढ़ानी पड़ती है। आपने बात तो सही समझी, लेकिन वो बॉडी की क्वालिटी नहीं है कि ड्रग एडमिनिस्टर नहीं हो पा रहा है, वो उस पैथोजन की क्वालिटी है। बात आपने सही बोली कि वो पर्टिकुलर ड्रग अपना इफेक्ट दिखा नहीं पा रहा है बिकॉज बॉडी रेजिस्टेंट हो रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मतलब वो डिजीज थोड़ा पावरफुल हो यस, अब जैसे पैथोजन है तो पहले अपन कम एमजी की गोली ले रहे हैं, पैथोजन मर जाता था। हाँ पहले पैथोजन मर गए, हाँ, फिर वो पैथोजन नॉर्मल पैथोजन को आदत हो गई कि ये नॉर्मल एमजी गोली है, फिर यस। हाई गोली लेनी पड़ेगी। डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस में किसी पर्टिकुलर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर का डेवलप होना ही क्या कहलाता है? ड्रग रेजिस्टेंस कहलाता है। मींस अब वो पर्टिकुलर ड्रग अगर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनको उनकी जो डिजीज है उसको क्योर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, सो वो रेजिस्टेंट करेंगे उस ड्रग को और वो असर नहीं करेगी। सो और ज्यादा हाई पावर की ड्रग आपको लगना। हाँ नहीं, जब वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर होती ही नहीं है, फिर आपको और पावरफुल या न्यू जनरेशन ड्रग लानी पड़ेगी। आपने ऑब्जर्व किया है इसको अपनी बॉडी में? पावरफुल हो जाता है, राइट राइट राइट। टीबी में भी अगर कोर्स पूरा नहीं लेते हैं तो वो पावरफुल हो जाता है। सो ये ही जो पैथोजेंस में अगर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी डेवलप हो जाती है, सो दे कैन नॉट, द ड्रग कैन नॉट क्यूर द पैथोजन कॉज डिजीज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस। इसको ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं। और अगर यूजुअली ये बैक्टीरियाज के अगेंस्ट देखा सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो है बैक्टीरियाज के अगेंस्ट हो रही है। सो बैक्टीरिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो ड्रग रेजिस्टेंस इज ए अम्ब्रेला टर्म्स फॉर यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ऑल काइंड ऑफ पैथोजेंस, वायरस, प्रोटोजोआ, है ना। बट अगर मैं बोलूँ एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस, तब फिर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? ओनली बैक्टीरिया के बारे में। और ये प्रॉब्लम सीवियर या सीरियस है बैक्टीरिया के टर्म्स में। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के सामने, जो बैक्टीरिया है वो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी के सामने एक सीरियस प्रॉब्लम बन के खड़े हो गए। यस, बैक्टीरियल डिजीज में ज़्यादा होता है। व्हाट इज ड्रग रेजिस्टेंस या व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस? एक वर्ड में बोल रहा हूँ, दैट इज एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। तो जो भी माइक्रोबियल या जो भी पैथोजेंस है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोबियल्स और कॉल्ड पैथोजेंस, तो जो भी पैथोजेंस है उनमें उनके अगेंस्ट यूज की जाने वाली ड्रग्स जो हैं, उन ड्रग्स के लिए अगर रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाए, मतलब अगर आप अब उस ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए, उस पैथोजन की बीमारी को, तो वो पैथोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा उस ड्रग के अगेंस्ट और वो बीमारी ठीक नहीं होगी। सो सच काइंड ऑफ resistance power developed in these pathogens is called antimicrobial drug resistance। नहीं कर पा रही, अब क्या करें? शुरू में तो करती थी, अब करना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन समझा आपने कभी? इवोल्यूशन जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उस एटमॉस्फेयर के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करेगा ताकि वो उसमें सर्वाइव कर सके। सो वो जो पैथोजेंस थे उन पे हमने ड्रग्स डाली तो वो अपने आप को इवॉल्व करेंगे ताकि उस ड्रग से वो मरे नहीं। सॉल्यूशन के बारे में बात करें, इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, शुरुआत में मरेंगे, अभी पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ। अभी मैकेनिज्म मतलब शुरू में जब वो ड्रग बनाई गई थी तब तो वो ठीक कर देती थी। 30, 40, 50, 60, 70 सालों के बाद अब उस ड्रग में उसको ठीक करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, क्योंकि उस जो पैथोजन है उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, इवॉल्व हो गए। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अभी देखो आपकी आंखों के सामने डेवलप होगा, है ना? अभी देखिए। हाँ ठीक है। सो दिस इज ड्रग। और ये फिनोमेना अगर मैं इन एक्सप्लेन करूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैक्टीरियाज ओनली, सो अब मैं उसको क्या कहूँगा? एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस। अब मैं बैक्टीरियाज पे कंसंट्रेट क्यों कर रहा हूं बार बार? क्योंकि बैक्टीरिया की जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो इस टाइम हमारी सोसाइटी के लिए सबसे सीरियस प्रॉब्लम बनी हुई है। ह्यूमन सोसाइटी
पूरी वर्ल्ड में। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए कैसे होता है वो। ये बात वही है जो मैंने एक्सप्लेन की है, ये बात समझ में आ गई ना आपको। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेज है, आपने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की? हाँ नहीं की, बुरी बात है, करनी चाहिए थी। उसमें एक चैप्टर है इनहेरिटेंस का 10th क्लास की एनसीईआरटी में। उसमें बहुत अच्छे से लेडी बर्ड्स के अंदर इवोल्यूशन को शो किया गया है डायग्राम, लेडी बर्ड या किसी इंसेक्ट पॉपुलेशन के अंदर। उस डायग्राम को अगर आप देखे हुए होते तो ये डायग्राम आपको आराम से इमेजिन हो जाता, लेकिन अब आपने नहीं देखा तो यहाँ पे करवाना पड़ेगा इमेजिन। फर्स्ट केस है, सपोज कीजिए कोई बैक्टीरिया है, ये कॉलोनी किसी ह्यूमन बॉडी में मौजूद है और ये उसको बीमार कर रही है। सो देखिए आप आइडेंटिकल हैं सारे, दो को छोड़ के, दिस वन एंड दिस वन। और इन दो के अंदर स्पेशलिटी है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक सीवियर डिजीज या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ ऐसा कुछ कर देता हूँ, कोई नेचुरल डिजास्टर आती है जयपुर के ऊपर, तो क्या सारे आदमी मर जाएंगे? कोई तो जिंदा रहेगा, कुछ 10, 15, 20 लोग भी जिंदा रहेंगे। हॉलीवुड मूवीज में बताते हैं कि एक लास्ट ग्रुप बचता है इंसानों का, है ना, रेजिडेंट इवल में भी बताते हैं, और वो स्ट्रगल करते हैं। सो जो लास्ट ग्रुप बचेगा उसने उस डिजास्टर में सर्वाइव कर लिया और अब वो फर्दर आगे सर्वाइव करना सीख रहे हैं जिंदा रहने के लिए। उस मूवी में भी ऐसा ही दिखाया जाता है। सो ये जो रेड बैक्टीरिया शो कर रहे हैं वो लास्ट ग्रुप है, जो मैंने जैसे ही सपोज एक्स ड्रग को इस्तेमाल किया, हाँ ये सारे बैक्टीरिया हैं सपोज, है ना, एक्स ड्रग को मैंने यूज किया। सो एक्स ड्रग जो है वो जैसे ही मैंने यूज की सब मर गए, लेकिन कुछ लोग सर्वाइव कर गए और वो जिंदा बच गए, ये देखिए। तो अब जो ऑफस्प्रिंग आएगी फ्यूचर में, उनके अंदर एटलीस्ट इस एक्स ड्रग से लड़ने की कैपेसिटी तो होगी, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स एक बार सक्सेसफुली सर्वाइव कर चुके हैं, तो अगली पीढ़ी में भी जेनेटिकली ट्रांसफर करेंगे। सो एक्चुअली अब जैसे ये डेवलप होगा तो ऐसा बनेगा जिसमें पिंक बैक्टीरिया ज्यादा होगा और जिनमें एक्स ड्रग से लड़ने की कैपेसिटी होगी। सो इंडीड ये आपको एक ही स्टेज में सही होता हुआ दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये होते हैं फिर ऐसा कई साइकिल्स ऑफ एप्लीकेशन होता है, और ये 20, 30, 40 ईयर्स में एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लू बैक्टीरिया पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इस ड्रग के यूज की वजह से, और उनके सिर्फ वही वाला बैक्टीरिया रिलेटिव्स सर्वाइव करेंगे या पूरी पॉपुलेशन को डोमिनेट करेंगे जो उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेजिस्टेंट होंगे। तो अब क्या हुआ, ये मान लीजिए 40 ईयर्स का टाइम लगा इस सारे प्रोसेस में, तो 40 ईयर्स के बाद ये आपका जो एक्स ड्रग है वो यूजलेस हो जाएगा इस बैक्टीरिया के डिजीज को ठीक करने के लिए। तो अब साइंटिस्ट को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड जनरेशन ड्रग डेवलप करना पड़ेगा। फिर इसमें सपोज ब्लू बैक्टीरिया है, वो सेकेंड जनरेशन ड्रग के लिए रेजिस्टेंट है। 40 ईयर्स का टाइम बीता तो ये पिंक वाले खत्म हो गए और ब्लू ब्लू रह गए, तो फिर अब थर्ड जनरेशन ड्रग की जरूरत पड़ेगी, एंड देन फिर फोर्थ। तो अभी ह्यूमैनिटी को 5th जनरेशन ड्रग की जरूरत है, यानी 3 जनरेशन ड्रग्स पूरी तरह रेजिस्टेंट हो चुके हैं, रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है, 4th चल रही है एंड 5th का बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ ये कंप्लीट ड्रग रेजिस्टेंट हो गए ना, बस ये अब अगली ऑफ स्प्रिंग में ये अपना रेजिस्टेंस पास ऑन करते रहेंगे। कलर चेंज इंडिकेट कर रहा है कि पिंक ब्लू कलर इस एक्स के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, तो ये तो मर जाते थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे उनके रिलेटिव्स थे जो एक्स के लिए थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस रखते थे, और बार बार 40 ईयर्स के फ्रीक्वेंट यूज की वजह से और ज़्यादा रेजिस्टेंट डेवलप करते गए, एंड देन पूरी तरह से पिंक हो गया, यानी 100% रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। हाँ इस पे ध्यान मत दीजिए, इसको ध्यान मत दीजिए, ये डायग्राम है ना, मैं जो है ना, अब फर्स्ट जनरेशन पूरी तरह से रेजिस्टेंट हो गई है। सो नाउ अब सेकंड जनरेशन ड्रग की जरूरत पड़ेगी, इनको ठीक करने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि अब ये किससे मर रहे हैं। सेकंड जनरेशन फिर यही प्रोसेस होगा, थर्ड जनरेशन फिर यही प्रोसेस होगा, ऐसे करके 5th जनरेशन ड्रग्स की बात की जा रही है। 5th जनरेशन ड्रग की, हाँ
100% पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होती, कुछ बचते ही हैं, फिर वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं। कुछ नेचुरल सिलेक्शन होता है, कुछ कोइंसिडेंस होता है, कुछ ऐसी उनके अंदर जेनेटिक क्वालिटीज़ होती है जो दूसरों से उनको सुपीरियर बना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, तो इस पॉपुलेशन में जो फिटेस्ट होंगे इस कंडीशन में जो सर्वाइव कर जाएंगे, देन फिर वो अपने ऑफस्प्रिंग में उनकी ऑफस्प्रिंग डेवलप होंगी, और फिर क्या होगा, जो वीकेस्ट थे उनकी ऑफस्प्रिंग पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, और जो फिटेस्ट थे उनकी ऑफस्प्रिंग आगे चलेगी। तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए फिर उनकी ऑफस्प्रिंग, और फिर वो भी बार बार फ्रिक्वेंट यूज होगा उस ड्रग का, तो वो भी अपने जीन्स में कुछ म्यूटेशन करेंगे, और म्यूटेशन फर्दर उनको और परफेक्ट बनाता जाएगा उस कंडीशन में लड़ने के लिए। दिस इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंस। इसके कॉजेज क्या हैं, देखिए एग्जाम्पल वगैरह सारे हम बात कर चुके हैं ना, अब इसके कॉजेज को हम डिस्कस करते हैं, ये सब बाद में बात करेंगे, कॉजेज हम यही डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला कॉज क्या होता है, या कल करें, सांस भर गई मेरी, एक मिनट, एक ब्रेक लेते हैं, नहीं निकल। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, फिर बाकी और डिस्कशन कल करेंगे ना। कॉज क्या है, देखिए एक ड्रग को बार बार यूज करेंगे तो नेचुरली एक न एक दिन रेजिस्टेंस तो आएगा ही, बट अब ये कंसर्न का पॉइंट क्यों है, ये मैं यहाँ इस क्लास में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको हर मंथ, हर 1-2 मंथ में या हर 15 दिन में ड्रग रेजिस्टेंस पे द हिंदू में, साइंस एंड टेक में आपको आर्टिकल मिलेगा, कोई ना कोई रिसर्च मिलेगा। क्यों ये इतना बड़ा कंसर्न है कि अगर हम एक बीमारी के लिए कोई ड्रग बनाते हैं तो वो नेचुरली 30, 40, 50 ईयर्स में रेजिस्टेंट होगा ही होगा उसके अंदर, बट अभी हमारे अंदर कुछ ऐसी गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिसकी वजह से टाइम से पहले ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। और वो प्रैक्टिसेस क्या है, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर कोर्स को आपने, मतलब सपोज कीजिए जरा सा बीमारी हुई, वो वैसे भी ठीक होनी थी, फिर भी आपने हाई पावर एंटीबायोटिक्स बिना बात ही लेना शुरू की, तो आपकी पॉपुलेशन है बैक्टीरियाज की, वो अपने आप बार बार एक चीज, आप मुझे बार बार एक पंच करेंगे, पहले दिन मुंह थोड़ा सूजेगा, देन फिर एक दिन ऐसा होगा कि आपके पंच का मुझे असर ही नहीं होगा। सो क्या होगा कि आप बार बार अननेसेसरीली किसी एंटीबायोटिक ड्रग को ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे बैक्टीरिया पॉपुलेशन जो आसपास है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होगा और वो ड्रग यूजलेस बनती चली जाएगी। सिमिलरली अगर पूरी बैक्टीरिया पॉपुलेशन सपोज कीजिए 3 डेज के कोर्स में ये डिस्ट्रॉय होनी थी, है ना, और आपने एक दिन का कोर्स लिया और ठीक हो गया, हल्का सा फायदा होने लगा तो और आपने देना बंद कर दिया, सो क्या होगा कि अब वो बैक्टीरिया थोड़े डिस्ट्रॉय होंगे, देन फिर उसका इंफॉर्मेशन यूज करके अपने आप को जल्दी से इवॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय तो हुई नहीं वो पॉपुलेशन। सो अपने आप को, सो ड्रग को गलत तरीके से लेना, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज करना अननेसेसरीली, एंटीबायोटिक ड्रग्स का कोर्स कंप्लीट नहीं करना, ये भी रीजन हो सकता है, टाइम से ज़्यादा कोर्स लेना, ये भी रीजन हो सकता है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स को नेचर में इंट्रोड्यूस करना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री में क्यों किया जाता है वो हम कल बात करेंगे, है ना, एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री में किया जाता है। सिमिलरली ड्रेनेज में एंटीबायोटिक ड्रग्स बहुत सारी फैक्ट्रीज के थ्रू या फ्लश की जाती है, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, बायोफिल्म्स वगैरह, वो सब कल बात करेंगे, ठीक है, कैसे डेवलप होती है, वो सारी बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक, वेलकम। कल